मेरा नाम विशेष छतवानी है। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट रहा हूँ और अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ गवर्नमेंट कॉलेज में। आज हम करेंगे आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2023 में जो पेपर हुआ। बेसिकली इस एग्ज़ाम का नाम असिस्टेंट प्रोफेसर 2023 था। पेपर ये मई 2024 में हुआ। कुल मिला के पेपर 1 में 150 क्वेश्चन आए, पेपर 2 में 150 क्वेश्चन आए, तो हम उन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पेपर 3 राजस्थान जीके और करंट अफेयर से रिलेटेड था, वो मैं आपको नहीं कराऊंगा। इससे आपको एक आइडिया लगेगा। जिन्होंने इस वीडियो के दो पर्पज़ हैं। एक तो जो लोग पेपर लगा के आए हैं वो एक आइडिया लगा पाएंगे उनके कितने क्वेश्चन सही जा रहे हैं, कितने क्वेश्चन गलत जा रहे हैं। और दूसरा, जो फ्यूचर में एग्ज़ाम देने वाले हैं या जो दूसरे स्टेट के बच्चे हैं जो एग्ज़ाम देते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर का, उनको भी थोड़ा बहुत हेल्प मिलेगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो अपन आज स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन कहता है अकाउंटिंग साइकिल इंक्लूड्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ऑल ऑफ द अबव, क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड। तो अकाउंटिंग साइकिल में क्या शामिल है? तो देखो, आपको पता है अकाउंटिंग साइकिल सबसे पहले स्टार्ट होता है जनरल से। जनरल के बाद हम बनाते हैं लेजर, लेजर के बाद हम बनाते हैं ट्रायल बैलेंस। हालांकि ट्रायल बैलेंस बनाना ज़रूरी नहीं है, पर जनरली हम बनाते हैं। और उसके बाद बनते हैं फाइनल अकाउंट। ये होते ही हमारा अकाउंटिंग साइकिल, हमारा एक अकाउंटिंग साइकिल पूरा हो जाता है। तो फाइनेंशियल जो फाइनल अकाउंट होता है उसी को हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं। तो ये आपके अकाउंटिंग साइकिल में इंक्लूड है। लेकिन ये जो रेशियो एनालिसिस है या ये जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है, ये दोनों फाइनेंशियल एनालिसिस के मेथड होते हैं। मतलब ये वाला पार्ट एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन वाला पार्ट है, तो ये अकाउंटिंग साइकिल में इंक्लूड नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ, हमेशा आंसर ऑल ऑफ द अबव नहीं होता। मेरे ख्याल से अकाउंटिंग साइकिल में शामिल है वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये दोनों चीज़ें आपके अकाउंटिंग साइकिल में शामिल नहीं हैं। तो इसका आंसर सिंपली ए रहने वाला है। ठीक है, चलिए एक बार और मैं जैसे एक बुक का कटिंग आपको बता रहा हूँ, उसमें साफ लिखा है कि जो अकाउंटिंग प्रोसीजर है वो एक अकाउंटिंग साइकिल की मदद से पूरा किया जाता है। यह व्यवहारों को लिपिबद्ध दैट इज रिकॉर्ड करने से स्टार्ट होता है और अंतिम खातों के निर्माण से पूरा होता है। यानी इसमें लास्ट स्टेप लिखा हुआ है बैलेंस शीट तैयार करना या कहीं फाइनल अकाउंट तैयार करना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड? इस पे भी हमेशा क्वेश्चन आते ही हैं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और आईएफआरएस पे। तो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का संबंध इन्वेंट्री से है, ये बात सही है। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 का संबंध इनकम टैक्स से है, ये भी सही है। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 23 का संबंध रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर से है, ये गलत है। और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 का संबंध एम्प्लॉय बेनिफिट से है, ये सही है। तरीका यही है, इसको याद करके जाओ, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। एक ट्रिक वगैरह आप बना सकते हो, पर मोटे तौर से सही यही है। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का संबंध 23 का संबंध बोरोइंग कॉस्ट से है। इन्होंने ऊपर लिखा था रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर से है, संबंधित पक्ष प्रकटीकरण, तो ये गलत हो गया। तो इसका आंसर सी रहने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज गिवन इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिवेंचर, प्रॉफिट एंड लॉस रिजर्व्स। हमसे इन्होंने कहा है कैपिटल गियरिंग रेशो। कैपिटल गियरिंग रेशो यानी हमारी गाड़ी कौन से गियर में भाग रही है। तो ऊपर आपको लिखना है फिक्स्ड कॉस्ट बियरिंग कैपिटल, यानी वो कैपिटल आपको ऊपर लिखनी है जिसमें कॉस्ट फिक्स होती है। और वेरिएबल कॉस्ट बियरिंग कैपिटल यानी वो कैपिटल जिसकी कॉस्ट फ्लक्चुएट होती है, उसे वेरिएबल कॉस्ट बियरिंग कैपिटल बोलते हैं। तो हमें पता है कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और 11% डिवेंचर ये फिक्स्ड कॉस्ट के साथ होते हैं, क्योंकि डिवेंचर पे हमें 11% इंटरेस्ट देना पड़ेगा और प्रेफरेंस शेयर पे हमें 9% डिविडेंड देना पड़ेगा। तो इन दोनों की कॉस्ट फिक्स्ड है, तो ये हो गए आपके फिक्स्ड कॉस्ट बियरिंग कैपिटल। ठीक है, अच्छा, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रॉफिट एंड लॉस, रिजर्व्स, ठीक है, इन सबको मिला के अपन बोलते हैं ESHF, इक्विटी शेयर होल्डर फंड। क्या क्या आ गया इसमें? इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस एंड प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये 1,00,000 रुपया और ये 1.5 लाख रुपया, ये हो गया 2.5 लाख रुपया। तो ऊपर 1,00,000 रुपया, नीचे 2.5 लाख रुपया, 10/25 हो गया। पूरा सॉल्व करोगे तो 0.4 हो गया। तो ये आपका क्या लगेगा? कैपिटल गियरिंग रेशियो। आप अपनी गाड़ी को स्लो स्पीड में भगा रहे हो। हाई स्पीड में वो भगाते हैं जिनकी फिक्स कॉस्ट ज़्यादा होती है। आपने फिक्स कॉस्ट का लोड अपने ऊपर कम कर रखा है। थिक थिक मतलब भारी भारी इक्विटी के साथ काम कर रहे हो, आपका कैपिटल गियरिंग रेशियो लो है, 0.4:1। जी हाँ, ये आपका कैपिटल गियरिंग रेशियो है। ठीक है, चलिए
इसके अलावा मैंने साथ साथ में हिंट भी दी है। इस वीडियो के नीचे आपको पीडीएफ मिल जाएगी, इस पूरी पीपीटी की पीडीएफ आपको मिल जाएगी, वो आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। एक और बात, मैंने कट ऑफ वीडियो एनालिसिस भी जारी कर दिया है, तो जिनको देखना हो उसमें ऑलमोस्ट मैंने 127 कट ऑफ निकाली है। हालांकि कई लोगों ने कहा कि सर आपने काफ़ी लो निकाल दी है कट ऑफ, लेकिन मुझे लगता है कि 86 सीट्स हैं और करीबन 2000 बच्चों ने ही एग्ज़ाम दिया है, तो मुझे लगता है इस कट ऑफ पे काम हो जाएगा। फिर भी इसमें आप सेफर साइड 10 और मार्क्स जोड़ दीजिए। अगर आप 10 और मार्क्स यानी अगर करीबन 137 मार्क्स में हैं तो आप श्योर शॉट सेफ हैं, कोई आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपका फाइनल सिलेक्शन हो ही जाएगा। और 127 या 120 वालों को भी इंटरव्यू कॉल तो आएगा ही आएगा। द करंट रेशो ऑफ अ कंपनी इज़ 2:1, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन और ट्रांजेक्शंस, एस मतलब एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा सौदे भी हो सकते हैं, वुड रिड्यूस द रेशो। तो हम पहले समझे कि करंट रेशो 2:1 है, तो हम एक कपोल कल्पना ले लेते हैं कि हमारी करंट एसेट 2 लाख की है और हमारी करंट लायबिलिटी 1 लाख की है, ये हम मान लेते हैं। अब एक एक सौदे को रखते देखते हैं। अगर हम मशीन को बेचेंगे तो हमारे पास पैसा आएगा। सपोज़ कर लेते हैं 50,000 की मशीन बेची, तो ऊपर हो जाएगा 2.5 लाख, नीचे रहेगा 1 लाख, यानी आपका रेशो इम्प्रूव होकर 2.5:1 हो जाएगा। पहले ओरिजिनल क्वेश्चन में आपका रेशो 2:1 था, लेकिन आप मशीन को बेचोगे जिससे कैश आएगा या अकाउंट में पैसा आएगा, जिससे हमारी करंट एसेट्स बढ़ेगी, तो हमारा रेशो इम्प्रूव हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा आई फॉर इम्प्रूव। अच्छा, अगर हम एक करंट लायबिलिटी पे करते हैं, सपोज़ करो मैं 50,000 पे करता हूँ, तो मेरे पास ऊपर 1.5 लाख रुपए रह जाएगा और नीचे मेरे पास 50,000 रह जाएगा। कि सर समझ नहीं आता। देखिए, जब आप पेमेंट करेंगे करंट लायबिलिटी का, तो करंट लायबिलिटी रिड्यूस हो जाएगा और 50,000 पे किया तो 1 लाख रुपए की जगह लायबिलिटी आपका 50,000 रह जाएगा, ठीक है। ऑन द अदर हैंड आपने पे किया तो आपका करंट एसेट्स भी कम हो जाएगा, तो ऊपर 1.5 लाख हो गया, नीचे 0.5 हो गया, तो आपका रेशो 3 हो गया। ओरिजिनल क्वेश्चन में रेशो 2 था, अभी रेशो 3 हो गया, तो ये आपका इम्प्रूव हुआ है। अगर आप बोनस अंशों का निर्गमन करते हो, तो बोनस अंशों का निर्गमन करने से आपका करंट एसेट्स कुछ नहीं आएगा और ना ही कोई करंट लायबिलिटी पे प्रभाव पड़ेगा। तो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी इंटैक्ट रहेंगे, अनचेंज रहेंगे, तो आपका रेशियो नो चेंज आएगा। क्वेश्चन ये था कि इनमें से कौन सी हरकत या कौन सी एक्टिविटी हमारे रेशियो को रिड्यूस करेगी। तो इनमें से कोई भी एक्टिविटी ऐसी नहीं है जो हमारे रेशियो को रिड्यूस करे, तो इसलिए इसका आंसर आएगा नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन था कि कौन सी एक्टिविटी रेशियो को रिड्यूस करेगी, कोई भी एक्टिविटी रेशियो को रिड्यूस नहीं कर रही, तो नन ऑफ द अबव इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कहता है, मैंने अगेन हिंट में सारी बातें समझाई है, आप पढ़ लीजिएगा। When share of goodwill is brought in cash by new partner, the method is known as। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए, ए और बी अगर पार्टनर हैं, सी हमारी फर्म में आना चाहता है, हम लोगों ने 5-5 लाख रुपए लगा रखे हैं, ये भी 5 लाख रुपए देना चाहता है, लेकिन हम केवल 5 लाख लाने पे उसे एडमिशन नहीं देंगे, क्योंकि हमने फर्म को जमाया है, 2-3-4 साल मेहनत की है, तो हम इसे ऊपर का पैसा लाने को कहेंगे। जो भी ऊपर का पैसा या एक्स्ट्रा पैसा होता है, दैट इज़ कॉल्ड प्रीमियम। तो जब पार्टनर को हमें कहते हैं कि आपको 1 लाख रुपए और देने पड़ेंगे फॉर अ प्रीमियम फॉर व्हाट? प्रीमियम फॉर आवर गुडविल। जो हमने गुडविल की है, जो हमने साख अर्जित की है, जो हमने साख सृजित की है, बाज़ार में जो नाम कमाया है, उसके लिए आपको 1 लाख रुपए प्रीमियम देना पड़ेगा। तो ये प्रीमियम मेथड कहलाता है, ठीक है। तो नए साइज़र को इसीलिए पैसे लाने पड़ते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप कॉमर्स की दुनिया से हो तो आप जानते हो कि कॉमर्स में 3 बड़ी जॉब्स रहती हैं। एक होती है स्कूल लेक्चरर वैकेंसी, ठीक है, जो जिसे अपन पीजीटी टीजीटी कॉमर्स टीचर भी कहते हैं। दूसरी होती है असिस्टेंट प्रोफेसर वाली वैकेंसी, यानी कॉलेज लेक्चरर वाली वैकेंसी। और तीसरी होती है किसी भी स्टेट में अकाउंटेंट, जूनियर अकाउंटेंट, सीनियर अकाउंटेंट, ये वैकेंसी। इसके अलावा सबसे बड़ी वैकेंसी सीए साइड की होती है, सीए वाली, बट वो प्रोफेशनल साइड होती है। आपको क्या लगता है, एक स्टूडेंट जो एग्ज़ाम क्रैक कर देता है, सक्सेसफुल हो जाता है, और एक स्टूडेंट जो एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाता, एक बार के लिए फेल हो जाता है, उसमें बेसिक डिफरेंस क्या रहता है? अकॉर्डिंग टू मी जो फ़र्क रहता है वो रहता है फ़र्क प्रैक्टिस का। क्योंकि तैयारी सब करते हैं, कोर्सेज सब लेते हैं, कुछ लोग ऑफलाइन तैयारी करते हैं, कुछ लोग ऑनलाइन तैयारी करते हैं, कुछ लोग सेल्फ से तैयारी करते हैं, तो एक बार के लिए तैयारी सब करते हैं, लेकिन जो मेन फ़र्क रह जाता है ना, वो प्रैक्टिस का रहता है, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे। ये बात बताने की ज़रूरत नहीं है कि डे बाय डे कंपटीशन बढ़ते जा रहा है। एक सीट पे 50 कैंडिडेट, 100 कैंडिडेट, 500 कैंडिडेट, ये नंबर बढ़ता ही जाएगा,
क्योंकि लोगों को जॉब चाहिए। तो ऐसे में आप क्रैक कैसे कर पाओगे? जब आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे। इसके लिए हम लोगों ने क्वेश्चन बैंक, बहुत सारे प्रैक्टिस सेट, बहुत सारे क्वेश्चन बैंक सब पे बनाए हैं। जैसे अगर आप स्क्रीन पे देखें तो इसमें आपको दिखाई देगा ऑडिट का क्वेश्चन बैंक दिखाई देगा। इसके बाद आप नीचे चलिए तो ये इनकम टैक्स का क्वेश्चन बैंक है। इसके बाद स्टैटिस्टिक का है। मतलब ये हमारे पास बहुत सारे, इनफैक्ट लगभग हमने सारे सब्जेक्ट्स पे क्वेश्चन बैंक बना दिए हैं और वो बहुत ही रीज़नेबल रेट पे अवेलेबल हैं। सारे क्वेश्चन बैंक हिंदी और इंग्लिश दोनों में हैं। बहुत जगह पे हमने जहाँ ज़रूरत है वहाँ उनके सॉल्यूशंस भी दिए हैं। उसके अलावा हम डाउट डिस्कशन भी करते हैं। हमारा नंबर लगा था व्हाट्सएप पे, आप देख रहे होंगे, तो उस नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम फुल कोर्सेज भी क्रिएट कर रहे हैं बट इट विल टेक टाइम। जब तक हो सकता है आप ये वीडियो देखें तो फुल कोर्सेज भी काफ़ी सारे आ चुके होंगे, लेकिन क्वेश्चन बैंक के साथ हम रेडी हैं। तो अगर आप जॉब लेना चाहते हो तो आई विल सजेस्ट यू बहुत नॉमिनल 99 मतलब ओनली 99 रुपी, या कोई अगर बड़ा है तो 199 रुपी में क्वेश्चन बैंक अवेलेबल हैं। यहाँ तक कि आप अपने क्वेश्चन बैंक को कस्टमाइज़ करा सकते हो। अगर सपोज़ कीजिए कि हमने क्वेश्चन बैंक के अंदर कोई 2 टॉपिक नहीं डाले हैं तो आप सिंपली व्हाट्सएप कीजिए, हम उसके क्वेश्चंस उसके अंदर और ऐड कर देंगे या आपके पास भेज देंगे, ठीक है। और अगर कोई ज़्यादा हिस्सा है तो आप उसे छोड़ दीजिए। तो बहुत सिंपल है तैयारी करना, बट तैयारी करनी पड़ती है, ठीक है ना। क्रिकेट खेलना सबको आता है ऑलमोस्ट, अगर आप इंडिया में हैं तो क्रिकेट खेलना सबको आता है। लेकिन अच्छे प्लेयर कौन बनते हैं? जो रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, बहुत सारी प्रैक्टिस करते हैं। तो प्रैक्टिस इज़ द की। तो मैं जैसे आपको यही बताना चाह रहा हूँ इस वीडियो में कि बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको एक सॉलिड क्वेश्चन बैंक चाहिए। हमारे इस क्वेश्चन बैंक में ऑलमोस्ट हमने इंडिया में जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं वो हमने सारे क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश की है, ठीक है। थोड़े रह भी गए होंगे बट हमने मोस्टली क्वेश्चंस को कवर किया है ताकि आप अपनी तैयारी बहुत अच्छी कर सको। सिंपल लेवल, एवरेज लेवल से लेके एडवांस लेवल तक के एमसीक्यू हमने इसके अंदर इंसर्ट किए हैं। कोई अगर चैप्टर नहीं है तो आप उसे और ऐड करवा सकते हैं। तो मैं तो आपको यही कहूँगा कि आप हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए, इन क्वेश्चन बैंक को एक्सप्लोर कीजिए। केवल एक किसी सब्जेक्ट का क्वेश्चन बैंक आप लेके देखिए। अगर आपको फ़ायदा लगता है तो फिर आप और क्वेश्चन बैंक लीजिए। जहाँ आप इतना तैयारी पे पैसा खर्च करते हैं, आगे इतनी लाइफ आपकी दांव पे लगी हुई है, तो एक 500, 600 या 900 रुपये के सारे सब्जेक्ट्स के भी मिला के 1000 रुपये के अंदर सारे आ जाएंगे। और मैं तो कह रहा हूँ केवल एक 99 रुपीज़ से स्टार्ट कीजिए। तो जस्ट एक बार ट्राई कीजिएगा। कॉमर्स पॉइंट ऐप हमारा डाउनलोड कर लीजिएगा। दिक्कत आए तो व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 6, व्हाट इज़ द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर द इशुएंस ऑफ बोनस शेयर? वेल, कंपनी जब बोनस शेयर देती है तो क्या होता है, लोगों को फ्री में शेयर मिलते हैं और कंपनी के प्रॉफिट्स में कमी आती है, ठीक है। तो बेसिकली आपका शेयर इशू होता है तो इक्विटी शेयर कैपिटल तो आएगा नीचे, और ऊपर बोनस जिसमें से दिया जाता है, बोनस या तो रिजर्व्स में से दिया जाता है, या प्रॉफिट एंड लॉस में से दिया जाता है, या सिक्योरिटी प्रीमियम से दिया जाता है। अब इन्होंने पहला ऑप्शन दिया कि बोनस शेयर इशू करने से रिजर्व शेयर प्रीमियम में कन्वर्ट होते हैं, गलत है। सेकेंड ऑप्शन दिया कि ट्रांसफ़र बोनस शेयर देने से शेयर प्रीमियम शेयर कैपिटल में कन्वर्ट होता है, ये सही है। सी में इन्होंने कहा कि इसमें जो रिटेन्ड अर्निंग है वो कैपिटल रिजर्व में कन्वर्ट होती है, नहीं, रिटेन्ड अर्निंग शेयर कैपिटल में कन्वर्ट होती है, ये होता तो सही होता। चौथे में कहते हैं कि इसमें शेयर कैपिटल कन्वर्ट होती है, ये भी गलत है। बोनस अंशों का जो निर्गमन है उसको बोलते हैं संचयों का पूंजीकरण, यानी संचय का पूंजी में कन्वर्ट होना, फ्री रिजर्व का कैपिटल में कन्वर्ट होना। ये तो फ्री रिजर्व कन्वर्ट होते हैं, या प्रॉफिट कन्वर्ट होता है, या सिक्योरिटी प्रीमियम कन्वर्ट होता है। तो इसमें सिक्योरिटी प्रीमियम वाला ऑप्शन गिवन है, तो सेकंड इसका आंसर होगा, बाकी सारे गलत हैं। वेल, ये सारे मैंने समझा रखा है कि बोनस जब आप देते हैं तो क्या एंट्री होती है, इस तरह से आप इसको समझ लीजिएगा, पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। अ बजट विच इज़ प्रिपेयर्ड इन अ मैनर सो एज टू गिव द बजट कॉस्ट फॉर एनी लेवल ऑफ द एक्टिविटी इज़ नोन एज, बहुत आसान है, ऐसा बजट जो किसी भी स्तर की गतिविधि के लिए बजट लागत देने के लिए तैयार किया जाता है कहलाता है। सपोज़ कीजिए आपके पास एक फैक्ट्री है और फैक्ट्री में 10,000 यूनिट्स बनाए जा सकते हैं पर मंथ। अगर 50% पे 50% कैपेसिटी पे फैक्ट्री ऑपरेट करती है तो 5,000 यूनिट बनाए जाएंगे और तब आपकी एक कॉस्ट आएगी। अगर 60% पे ऑपरेट करेगी तो 6,000 यूनिट्स बनाए जाएंगे, तब कॉस्ट कुछ और आएगी। 80% पे ऑपरेट करती है
आप अगर ये सोचते हैं कि सर हर कंपनी को 100% पे ऑपरेट करना चाहिए, तो देखो ऑपरेट करना आसान है, लेकिन बाज़ार में डिमांड भी तो हो। अगर बाज़ार में डिमांड ही नहीं है तो तुम ज़्यादा माल बना के क्या करोगे। तो इसलिए हमें अलग अलग स्तर पे जानना चाहिए होता है कि हम कितने % पे ऑपरेट करेंगे तो कितनी यूनिट्स बनेगी, और तब हमारी कॉस्ट क्या होगी, तब हम बाज़ार में अपना सेलिंग प्राइस क्या रखें। तो ये पता चलता है फ्लेक्सिएबल बजट से, लोचशीलता, कि इतना भी हो सकता है, इतना भी हो सकता है, इतना भी हो सकता है, तो उसको अपन बोलते हैं फ्लेक्सिएबल बजट। बाकी ये जो है फंक्शनल बजट, ये आपके ये होते हैं सेल बजट, प्रोडक्शन बजट, कैश बजट, परचेज बजट, ये सब आपके फंक्शनल बजट होते हैं। मास्टर बजट उन सब की समरी होती है। जीरो बेस बजट एक अलग ही गणित है, जिसमें प्रीवियस या पहले पिछले वर्षों में क्या हुआ है उसको कोई ध्यान नहीं रखा जाता, वो जीरो बेस बजटिंग होती है। खैर, इस क्वेश्चन का आंसर है लोचदार बजट या फ्लेक्सिएबल बजट। वेल, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ट्रायल बैलेंस ऑफ मिस्टर ए एज ऑन 31 मार्च 2024 कंटेन्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। इनके ट्रायल बैलेंस में बैड डेट्स दिखाई देता है, डिस्काउंट अलाउड दिखाई देता है, प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट दिखाई देता है, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स दिखाई देता है, और इनके सन्ड्री डेटर 50,000 दिखाई देते हैं। इसके बाद ये क्या चाहता है, वर्ष के अंत में ये 4,000 रुपये ऋणों के लिए प्रावधान करना चाहते हैं, मतलब डूबत ऋण के लिए प्रोविज़न करना चाहते हैं, और 2,000 रुपये देनदारों पर छूट का प्रावधान बनाए रखना चाहते हैं। वांछित है यानी डिज़ायर्ड है, इनकी इच्छा है कि 4,000 और 2,000 का प्रोविज़न बनाया जाए। इन्होंने पूछा कि विविध देनदार मार्च 2024 को बैलेंस शीट में किस राशि पे दिखाए जाएंगे। तो जब इनकी बैलेंस शीट बनेगी, बैलेंस शीट का जो असेट साइड होता है उसमें पहले तो आएगा डेटर्स 50,000 का, उसमें से ये जो प्रोविज़न बनाए रखना चाहते हैं और जो डिस्काउंट प्रोविज़न बनाए रखना चाहते हैं, उन दोनों को घटा के दिखाया जाएगा। 4,000 का इनको पीबीडी मेंटेन करना है, 2,000 का इनको पीडीडी मेंटेन करना है, बाकी शुद्ध डेटर 44,000 के दिखाए जाएंगे। इस क्वेश्चन से बहुत तरह के क्वेश्चन बना सकते थे। ये क्वेश्चन बना सकते थे कि P&L पे लोड कितना आएगा, पर इन्होंने ये नहीं पूछा। इन्होंने बैलेंस शीट में डेटर्स कितने पे आएंगे वो पूछा, तो 44,000 पे आएंगे। सी इसका आंसर रहने वाला है। वेल, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच स्टेटमेंट इज़ ट्रू रिगार्डिंग द स्कोप ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। देखिए, बुक कीपिंग छोटा हिस्सा होता है। जब हम जर्नल बनाते हैं और लेज़र बनाते हैं, यानी जर्नल में पहले चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं और फिर खाते बनाते हैं लेज़र, और ज़्यादा से ज़्यादा खातों के शेष निकाल देते हैं, तो इतना हिस्सा बुक कीपिंग होता है। बुक कीपिंग बहुत ज़रूरी हिस्सा है, लेकिन ये प्रिमिलरी हिस्सा है। लेकिन मेन इसके बाद शुरू होता है अकाउंट्स। अकाउंट्स कहाँ से, अकाउंटेंसी यानी कहाँ पे, जब हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं, एडजस्टमेंट करते हैं, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स करते हैं, उसके बाद हम अपने रिज़ल्ट का एनालिसिस करते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं, डिसीजंस लेते हैं। ये सब लंबा चौड़ा क्षेत्र अकाउंटेंसी का है। तो मैं कहना चाहता हूँ बुक कीपिंग का क्षेत्र नैरो है, संकीर्ण है, और अकाउंटेंसी का क्षेत्र विस्तृत है। ऑप्शन में कहता है कि दोनों का स्कोप सेम है, तो ये गलत है। सेकंड में लिखा है कि बुक कीपिंग का नैरोवर स्कोप है देन अकाउंटिंग, ये बात सही है। ये एक संकीर्ण क्षेत्र है और इसका एक विस्तृत क्षेत्र है। लेखांकन की तुलना में बही खाते का क्षेत्र सीमित है, ये वाला कथन सत्य है। अब आप और पढ़ लीजिए, तीसरे में उल्टा लिखा है। तीसरे में लिखा है बही खाते की तुलना में लेखांकन का क्षेत्र सीमित है, तो ये गलत लिखा हुआ है। और ये कहता है कि ना किसका क्षेत्र कितना होगा ये संगठन के आकार पर निर्भर करता है, ऐसा नहीं है। हमेशा बही खाते का क्षेत्र या कहीं बही खातों में जो लिखने का क्षेत्र है, बुक कीपिंग का क्षेत्र है, वो सीमित होता है, और जो अकाउंटेंसी होता है उसका क्षेत्र विस्तृत होता है। तो बी इसका आंसर रहेगा। वेल, इसके बाद क्वेश्चन कहता है IFRS आर कंसिडर्ड एज अ प्रिंसिपल बेस्ड सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स, रूल बेस्ड स्टैंडर्ड, टारगेट बेस्ड सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स, अप्लाइड बेस्ड सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स। तो देखिए, दो चीज़ें हैं, एक है GAAP, ये चीज़ है रूल बेस्ड, लेकिन इन्होंने अपन से जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल गैप के बारे में नहीं पूछा। दे आस्क्ड अबाउट IFRS। तो IFRS जो है ये प्रिंसिपल बेस्ड होता है, दीज आर प्रिंसिपल बेस्ड, तो इसका आंसर ए रहने वाला है। IFRS सिद्धांत आधारित नियमों का या मानकों का समूह है, तो इसका आंसर ए रहने वाला है। 11वां क्वेश्चन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज क्रिएटेड ड्यू टू। ये कहता है कि पीबीडी हम बनाते हुए हैं। पिछले क्वेश्चन में पीबीडी के बारे में था, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है लॉजिक भी, आप पीबीडी क्यों बनाते हैं। तो पीबीडी होता क्या है कि अगर फ्यूचर में बैड डेट्स हो सकता है, अगर होने वाला है ऐसा हमें लगता है, तो हम उसको अभी से रिकॉर्ड्स में ले लेते हैं। यानी वर्ष के अंत में अगर हमें लगता है कि कुछ डेटर्स पैसा देने में आनाकानी कर रहे हैं, आगे जाके नुकसान हमारा कर सकते हैं, तो हम उसके लिए अभी से प्रोविज़न कर लेते हैं।
ऐसा हम करते हैं ड्यू टू कंजर्वेटिज्म, रूढ़िवादिता की परंपरा के चलते, दूरदर्शिता की परंपरा के चलते, जिसमें हम भविष्य में होने वाली हानियों को, जिसके सिम्टम्स आज ही हों, उनको अभी से रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो ऐसा हम कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट के चलते करते हैं और रूढ़िवादिता परंपरा के चलते करते हैं। बाकी ऑप्शन आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक कंपनी ने 10,000 इक्विटी शेयर जारी किए 10 रुपये वाले। इसमें एप्लीकेशन पे 3 रुपये देने थे, 4 रुपये अलॉटमेंट पे थे और बाकी कॉल पे भी 3 रुपये थे, वो हम समझ सकते हैं। 43,525 शेयर्स के लिए आवेदन किया गया, मतलब बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हमारे पास आए। हमने इनमें से 11,000, यहाँ पे पढ़ रहा हूँ, हमने इनमें से 11,525 एप्लीकेंट्स को 5,600 शेयर दिए और बाकी के 32,000 एप्लीकेंट्स को 4,400 शेयर्स प्रो राटा बेसिस पे इशू किए। मेन बात यह है कि अतिरिक्त राशि, यानी जो एप्लीकेशन पे हमें फालतू पैसा मिला, उसको हमने अलॉटमेंट के लिए यूज़ किया और मांग के लिए भी यूज़ किया। इसने पूछा बताओ आप कितना पैसा वापस करोगे। तो देखिए, अगर किसी व्यक्ति ने इतना पैसा ज़्यादा दे दिया कि अलॉटमेंट कवर करने के बाद, कॉल कवर करने के बाद भी अगर उसका पैसा हमारे पास पड़ा है तो वो हम रिफ़ंड करेंगे। तो ये हमसे जानना चाहता है कि कितना पैसा रिफ़ंड होगा। तो पहले तो इस बात को आप समझो कि इस क्वेश्चन में 2 ग्रुप हैं। एक वो ग्रुप है जिन्होंने 11,525 अंशों के लिए अप्लाई किया और एक वो ग्रुप है जिन्होंने हमको 32,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया। इन दोनों की ही मैंने टेबल बना रखी है, तब जाके आपको समझा पाऊंगा मैं। देखिए, जिन लोगों ने हमें 11,525 अंशों के लिए अप्लाई किया, उन्होंने 3 रुपये के हिसाब से हमें पैसे जमा कराए। हमने बदले में उनको 5600 अंश दिए। तो एप्लीकेशन के लिए हम उनके 16,800 रुपये रिटेन कर सकते हैं, रख सकते हैं। उन्होंने हमें 34,575 रुपये दिए और हमने उनके 16,800 रुपये रोक लिए। 17,775 हमारे पास अलॉटमेंट के लिए काम में आएंगे। हमारा जो अलॉटमेंट का पैसा बनता है 4 रुपये की रेट से, वो बनता है 22,400 रुपया। तो जो उनका 17,775 रुपये आया हुआ है, वो पैसा यहाँ एडजस्ट होगा। इसे बोलते हैं एक्सेस ऑफ एप्लीकेशन मनी एडजस्ट टूवर्ड्स द अलॉटमेंट। ठीक है, तो इनका तो कोई आगे का रिफंड का सीन नहीं बनेगा। लेकिन जहाँ 32,000 एप्लीकेशंस आई थी, उनसे हमारे पास 96,000 रुपीज़ आए। उनमें से 13,200 रुपये हमने उनके एप्लीकेशन के अगेंस्ट काम में लिए, तो भी उनके 82,800 रुपये बच गए। फिर हमने 4 रुपये की रेट से 17,600 रुपये अलॉटमेंट के अगेंस्ट एडजस्ट किए, फिर भी उनके 65,200 रुपये बच गए। फिर हमने उनसे 4400 अंशों पे 3 रुपये के हिसाब से 13,200 रुपये कॉल के लिए एडजस्ट किए, तो भी हमें उनको 52,000 रुपये रिफ़ंड करने पड़ेंगे। तो इस क्वेश्चन में जो रिफ़ंड की जाने वाली राशि है वो 52,000 है। मैं आपको इसका एक शॉर्टकट भी बताता हूँ, अगर एग्ज़ाम में कभी समय कम हो तो आप ये भी लगा सकते हैं। वो क्या था, देखिए, ए ग्रुप में हमारे पास इतने फालतू एप्लीकेशन नहीं आए, मात्र 11,525 एप्लीकेशन आए, समझिएगा। 11,525 एप्लीकेशन आए और हमारे पास उनसे पैसा आया 34,575, जबकि 11,525 अंशों पे हमारी जो राशि बनती है वो बनती है 1,15,250। कहने का मतलब है ये पैसा आराम से हमारी कॉल्स के अगेंस्ट एडजस्ट हो जाएगा, उसको क्रॉस नहीं करेगा। जबकि जबकि हमारे पास 32, सॉरी, यहाँ पे हमने इस ग्रुप को 5600 अंश दिए थे, तो 5600 पे हमारा जो क्लेम बनता है वो बनता है 56,000 रुपया। ठीक है, तो उनका जो 34,575 है वो हमारे 56,000 के अगेंस्ट आराम से एडजस्ट हो जाएगा। जबकि मैं बी ग्रुप की बताऊँ, 32,000 एप्लीकेशंस आई, हमारे पास 96,000 रुपीज़ आए और हमने इनको कितने अंश दिए, 4,400 अंश दिए, जिसमें मैक्स टू मैक्स हम उनका कितना पैसा रोक सकते हैं, 44,000 रोक सकते हैं। आप इस बात को समझिए, 32,000 आवेदनों से हमारे पास 96,000 रुपीज़ आया, बदले में जो हमने उनको माल दिया है वो मात्र 44,000 का है, तो हमें उनको 52,000 रुपये रिफ़ंड करना पड़ेगा। तो ये आप ऐसे डायरेक्ट भी निकाल सकते थे। 52,000 इसका आंसर है, बी इसका आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। In case of life insurance company, which account or statement is prepared to a certain profit? अगर जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, तो पहली बात ये समझिए कि ये 2 साल में अपने प्रॉफिट की कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, इनको जो भी पैसा लगता है कि जितना हमने कमाया है, उसे एक बार के लिए ये लोग लाइफ अश्योरेंस फंड के अंदर पैसे को रखते हैं। उसके बाद एक बंदा होता है जिसको बोलते हैं एक्चुएरी। ठीक है, एक्चुएरी ये बताता है कि कितने रुपए के क्लेम आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल कहानी से बात करें तो सपोज़ करो एक कंपनी के प्रॉफिट हैं 160 लाख के, और एक्चुएरी ने ये निकाला कि हमारे ऊपर 100 लाख की लायबिलिटी आ सकती है। 160 लाख में से 100 लाख की लायबिलिटी आ सकती है, तो 60 लाख रुपए फिर भी कंपनी ने कमाया है। ये पैसा फिर P&L में चला जाता है
एंट्री समथिंग होती है लाइफ अश्योरेंस फंड डेबिट टू P&L अकाउंट, ये एंट्री होती है। और ये जो कैलकुलेशन है वो कहाँ दिखाई जाती है, वो दिखाई जाती है एक ख़ास तरह के स्टेटमेंट में जिसका नाम है वैल्यूएशन बैलेंस शीट। तो क्वेश्चन में यही था कि लाइफ इंश्योरेंस कंपनी अपने प्रॉफिट को असर्टेन करने के लिए क्या बनाती है, तो वो बनाती हैं वैल्यूएशन बैलेंस शीट, मूल्यांकन स्थिति विवरण। एक बार इसकी शक्ल देख लीजिए, यूँ होता है वैल्यूएशन बैलेंस शीट। इसमें 2 साल में जो प्रॉफिट हुए वो दिखाए जाते हैं, ये प्रॉफिट रेवेन्यू खाते से पता लगते हैं। इसमें जो नेट लायबिलिटी जो एक्चुअरी ने बताई है वो सामने लिखी जाती है, और जो सरप्लस बचता है वो नेट प्रॉफिट होता है। तो नेट प्रॉफिट को हमने किसकी मदद से असर्टेन किया, वैल्यूएशन बैलेंस शीट की मदद से असर्टेन किया। इसके बाद है चिट्ठे में संपत्तियों को पुनर्स्थापना लागत, रिप्लेसमेंट कॉस्ट के स्थान पर लागत में से हाथ घटाकर किस लेखांकन अवधारणा का कारण दिखाया जाता है। देखिए सपोज़ कीजिए मेरे पास एक कंप्यूटर है और वो कंप्यूटर मैंने लिया 70,000 का, और मान लीजिए कि उसके अंदर डेप्रिसिएशन हो गया 14,000 का, और मैं उसे 56,000 रुपये पे दिखा रहा हूँ। तो मैं बैलेंस शीट में कंप्यूटर को 56,000 रुपये पे दिखा रहा हूँ इसलिए क्योंकि मुझे उसको बेचना तो है नहीं, और ना ही मेरे को कोई नया मंगाना है। मुझे उसको बेचना नहीं है, मेरा व्यापार लंबे समय तक चलेगा, मैं भविष्य में इसी को काम में लेता रहूँगा। तो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट जो कि मान के चलता है कि हमारा व्यवसाय लंबे समय तक चलेगा, निकट फ्यूचर में हमें अपने व्यवसाय को रोकने की या गतिविधियों को बंद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारा व्यापार चलता रहेगा। उस अवधारणा की वजह से हम अपनी एसेट्स को कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन को हटाते हुए दिखाते हैं। हम कभी भी अपनी एसेट्स को मार्केट प्राइस पे, रिलाइजेबल वैल्यू पे या रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे नहीं दिखाते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है चालू व्यवसाय संबंधी अवधारणा के चलते हम अपनी संपत्ति को कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन घटाकर दिखाते हैं। वेल, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट हैज़ अ क्रेडिट बैलेंस। तो ये तो बड़ा लड्डू सा क्वेश्चन था। रिटर्न आउटवर्ड मतलब रिटर्न हो गया, आउट चला गया, यानी ये है परचेज रिटर्न। तो परचेज रिटर्न का CR बैलेंस होता है। इसके बाद है कैरेज आउटवर्ड को हिंदी में हम बोलते हैं जावक भाड़ा। जावक भाड़ा मतलब तब होता है जब हम माल सेल करते हैं और घर ग्राहक को हम होम डिलीवरी देते हैं, उसके घर तक या उसकी दुकान तक माल पहुंचाते हैं, उस समय जो हम भाड़ा बेयर करते हैं वो कैरेज आउटवर्ड होता है, लेकिन ये एक्सपेंस है तो इट हैज़ DR नेचर। रिटर्न इनवर्ड में माल हमारे पास वापस आ जाता है, इट मीन्स सेल्स रिटर्न, एंड सेल्स रिटर्न हैज़ DR नेचर। एक्रूड कमीशन कमा लिया पर हमें मिला नहीं है, तो ये हमारा असेट है, इट ऑल्सो हैज़ DR नेचर। तो बाकी तीनों का DR नेचर होता है, जो परचेज रिटर्न होता है उसका CR नेचर होता है। वेल, जिस तरह के अभी आप क्वेश्चन देख रहे हैं, कुछ फाइनेंशियल अकाउंटिंग के आए हैं, कुछ मैनेजमेंट अकाउंटिंग के आए हैं, अभी और क्वेश्चंस आएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा एक ऐप है, कॉमर्स पॉइंट नाम से हमारा ऐप है, उस पर हमने सारे सब्जेक्ट्स के फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, इनकम टैक्स, GST, स्टैटिस्टिक, जितने सब्जेक्ट होते हैं ना, हमने सबके बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बैंक बना रखे हैं। मिनिमम हर क्वेश्चन बैंक के अंदर 1000 क्वेश्चन तो हैं ही हैं, जिनसे आप अपने सब्जेक्ट की बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हो। स्कूल लेवल से लेके कॉलेज लेक्चरार लेवल तक की बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हो, और वो भी बहुत नॉमिनल दामों पे। जनरली 100 रुपये में हम एक MCQ क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड करा देते हैं, कुछ सपोर्ट वीडियोस भी देते हैं। तो फुल फ्लैजेड कोर्स तो हम बना ही रहे हैं, उसमें खैर समय लगेगा। हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हों, अगर आप 2024 में ही देख रहे हैं तो कोई नहीं, लेकिन अगर आप 2026 या उसके बाद ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको फुल फ्लैश अकाउंटेंसी का, मतलब इन द सेंस असिस्टेंट प्रोफेसर का कॉलेज लेवल का कोर्स आपको मिल जाएगा। लेकिन टिल देन अगर आप अपनी तैयारी करना चाहते हैं, किसी भी स्टेट के आप हों, अगर आपको क्वेश्चन बैंक करने हैं, तो एक से एक बढ़िया क्वेश्चनों का कलेक्शन जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में है, वो हमारे ऐप पे अवेलेबल है, आप उसको देख सकते हैं। चलिए अभी अपन और क्वेश्चन करेंगे। 16वां क्वेश्चन है परमानेंट वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल बेसिकली 2 तरह की होती है, एक होती है टेम्पररी वर्किंग कैपिटल, एक होती है परमानेंट वर्किंग कैपिटल। मैं आपको सिंपल फंडा बता दूं, देखिए कुछ पैसा तो आपको व्यवसाय में हमेशा लगा के रखना पड़ेगा। आप हमेशा चाहेंगे कि आपके पास थोड़ा कैश तो मौजूद हो ही हो, थोड़ा स्टॉक तो आप व्यापार में हमेशा रखेंगे ही रखेंगे, थोड़ी बहुत उधारी तो आपकी मार्केट में फंसी हुई रहेगी, थोड़ा बहुत एडवांस तो आपको हो सकता है कहीं ना कहीं देना ही पड़ता हो। तो वो वर्किंग कैपिटल जो आपको हमेशा चाहिए रहेगी, उसे हम कहते हैं परमानेंट वर्किंग कैपिटल। ठीक है, इन्होंने कहा है कि परमानेंट वर्किंग कैपिटल का मतलब है कि इसके अंदर अकाउंट पेबल इंक्लूड है। इसका मतलब ये है
कि हमें करंट लायबिलिटी का मिनिमम लेवल जो मेंटेन करना है, ये तीनों बातें गलत है कि हमें इसके अंदर फिक्स एसेट शामिल हैं। इसका मतलब है परमानेंट वर्किंग कैपिटल का मतलब है वो करंट एसेट्स की राशि जो हमें हमारी लॉन्ग टर्म नीड्स के लिए आवश्यक है, जो हमारी परमानेंट नीड्स हैं। देखिए टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल क्या होता है कि मान लो सीज़न है, मान लो गर्मी का सीज़न है, हमारी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की दुकान है, तो उस समय हम कूलर, पंखे वगैरह, एसी वगैरह भर लेते हैं, तो उस समय हमारी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता, लेकिन फिर भी हम हमेशा दुकान में 50 एक कूलर, 50 पंखे तो रखते ही होंगे, तो वो हमारी लॉन्ग टर्म नीड है। तो लॉन्ग टर्म नीड को पूरा करने के लिए जितना करंट एसेट्स हमें रिक्वायर्ड होता है, दैट इज़ नोन एज परमानेंट वर्किंग कैपिटल। ठीक है, तो इसका आंसर डी रहने वाला है। इसके बाद क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर की इनमें से कौन सी खासियत या विशेषता नहीं है? ये कंपनी की रिस्क कैपिटल है, तो बिल्कुल ये कंपनी की रिस्क कैपिटल है। क्यों? क्योंकि जिस भी शेयर होल्डर ने शेयर खरीदा है, वो ये जानता है कि सबका पेमेंट हो जाने के बाद उसका नंबर आएगा। यानी अगर कंपनी का लिक्विडेशन हुआ तो सब बाहर के लोगों का पेमेंट होने के बाद, डिवेंचर होल्डर, यहाँ तक कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर का पेमेंट होने के बाद कुछ बचेगा तो मिलेगा, तो उनका पैसा स्टेक पे होता है, दांव पे होता है, रिस्क पे होता है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल नो डाउट रिस्की कैपिटल है। इसको प्रेफरेंस शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं, गलत है। एक्चुअली क्या होता है, इक्विटी शेयर होते हैं ऑर्डिनरी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर होते हैं वीआईपी शेयर। तो प्रेफरेंस शेयर्स को आप इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है, ये इधर जा सकते हैं, लेकिन इक्विटी शेयर को प्रेफरेंस शेयर में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। तो ये जो लिखा है दैट इज़ नॉट ट्रू। फर्स्ट वन वाज ट्रू, सेकंड इज़ नॉट ट्रू। इट हैज़ वोटिंग पावर, बिल्कुल इक्विटी शेयर को वोटिंग राइट या मतदान शक्ति होती है। इट हैज़ नो प्रेफरेंशियल राइट टू डिविडेंड, इनका लाभांश पे किसी भी तरह का पूर्वाधिकार या अधिमान्य अधिकार नहीं होता। तो ये बात भी सही है क्योंकि ये ऑर्डिनरी या जनरल शेयर्स हैं, तो ये बातें सारी सही है। लेकिन ये बात गलत है कि इनको प्रेफरेंस शेयर में कन्वर्ट किया जा सकता है, ये गलत है। अगला क्वेश्चन कहता है अ फंड इन विच द असेट्स आर एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द गवर्नमेंट इन अ फिड्यूशरी कैपेसिटी। देखिए एक फंड है, उस फंड में सरकार ने, उस फंड का प्रबंधन कौन कर रहा है? सरकार कर रही है। और किस क्षमता में कर रही है? क्योंकि हम उनके ऊपर विश्वास करते हैं, हम उनके ऊपर विश्वास करते हैं। उस फंड का एडमिनिस्ट्रेशन अगर गवर्नमेंट कर रही है तो क्या कहेंगे इसे? जनरल फंड नहीं, सिंकिंग फंड नहीं, ट्रस्ट फंड, यस, इसे हम कहेंगे ट्रस्ट फंड या फिड्यूशरी फंड, जिसमें फिड्यूशरी कैपेसिटी में गवर्नमेंट हमारे फंड को एडमिनिस्ट्रेट करती है। कि सर समझ नहीं आया। सपोज़ कीजिए हमारा प्रोविडेंट फंड है। देखिए जैसे मान लो मैं हूँ, आप हैं, आपकी जब तक नौकरी रहेगी हम हर साल, हर महीने इनफैक्ट अपनी तनख्वाह में से प्रोविडेंट फंड का कुछ पैसा कटवाते हैं और गवर्नमेंट के पास जमा कराते हैं। तो हम ये मान के चलते हैं कि गवर्नमेंट हमारे पैसे को संभाल के रखेगी और हमारे रिटायरमेंट के समय या हमारे बुढ़ापे के समय वो हमको देगी। इसी तरह पेंशन फंड के लिए भी हम कंट्रीब्यूट करते हैं और गवर्नमेंट हमें पेंशन के तौर पे वो पैसा लौटाएगी। तो गवर्नमेंट उस फंड को एडमिनिस्ट्रेट करती है फिड्यूशरी कैपेसिटी में, ट्रस्ट फंड इसको कहते हैं। तो इसका आंसर सी रहेगा, ठीक है। एक बार सुन लीजिए, फिड्यूशरी फंड से ट्रस्ट फंड आर यूज टू अकाउंट फॉर असेट्स हेल्ड बाय गवर्नमेंट। इसमें गवर्नमेंट ने फंड हेल्ड कर रखे हैं किस कैपेसिटी में? ट्रस्टी की कैपेसिटी में। उनके ऊपर ट्रस्ट किया है किसी ने, जनता ने या लोगों ने ट्रस्ट किया है, और वो किस तरह से एक्ट करती है? एक तरह से एजेंट के तौर पे एक्ट करती है। इंडिविजुअल्स के लिए, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के लिए या बाकी किसी गवर्नमेंट यूनिट्स के लिए वो सरकार एजेंट की तरह बिहेव करती है। ये फिड्यूशरी फंड में आते हैं पेंशन ट्रस्ट फंड, इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट फंड, प्राइवेट पर्पस ट्रस्ट फंड, एजेंसी फंड। तो बेसिकली ये फिड्यूशरी रिलेशन वाला ट्रस्ट फंड है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड? लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। पहली नज़र में ये बहुत सही नहीं है, लेकिन हाँ अगर इनडायरेक्ट मेथड को सोचें तो हाँ, अगर प्लांट को सेल करने पे जो नुकसान होता है उसका एडजस्टमेंट अपन ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाके करते हैं, वहाँ अपन उसको ऐड बैक करते हैं, तो ये सही हो गया। इशू ऑफ बोनस शेयर, अब देखा जाए तो ये एक्टिविटी भी पूरी तरह सही नहीं है, क्योंकि शेयर हमने इशू किया फ्री में तो हमारे पास पैसा तो आया नहीं, लेकिन फिर भी अंशों का जो निर्गमन होता है वो जनरली फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है, तो इसको भी अपन हाफ हार्टेड मन से, आधे मन से ट्रू एक्टिविटी बोलते हैं। बाय बैक ऑफ शेयर, अपने ही अंशों को खरीदना, तो शेयर इशू करना फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तो उनका जो बाय बैक है वो भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी होगा, तो ये गलत लिखा है। मैं फिर बोलता हूँ,
और एक्टिविटीज़ में ऐसे चलता है, जो मेन एक्टिविटी होती है उसके बाद उसकी जो रिजल्ट एक्टिविटी होती है वो भी वही होती है। किसा समझ नहीं आया? जैसे हम बैंक लोन लेते हैं, तो बैंक लोन लेना क्या है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो बैंक लोन का रीपेमेंट करना क्या है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। या बैंक लोन पे ब्याज पे करना क्या है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इसी तरह अगर हमने शेयर इशू किए तो कभी ना कभी हम उनका रिडम्पशन करेंगे या बायबैक करेंगे, तो वो भी क्या है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो ये वाला पेयर जो है ये मिसमैच हो रखा है। इसी तरह से जब हम पेटेंट को अमोटाइज करते हैं, हमें पता है कि जो टेंजिबल एसेट्स है उनके लिए तो डेप्रिसिएट वर्ड होता है, और जो इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं उसके लिए अमोटाइज वर्ड होता है। तो जब हम पेटेंट्स को राइट ऑफ या अमोटाइज करते हैं तो उसका एडजस्टमेंट ऑपरेटिंग एक्टिविटी में होता है, क्योंकि ये नॉन कैश एक्टिविटी है और नॉन कैश एक्टिविटी का एडजस्टमेंट ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में होता है। तो ये पेयर भी आपका क्या है? करेक्टली मैच है। इसने पूछा था कौन सा पेयर करेक्टली मैच नहीं है, तो जो सी वाला है वो पेयर करेक्टली मैच नहीं है। वेल, अगला क्वेश्चन कहता है ABC Limited is a financial company which receives dividend of 50,000 on its investment in other company share। तो आप ये समझिए, कंपनियां दो तरह की होती हैं। एक वो कंपनियां होती है जो मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडिंग में लगी हुई होती हैं, ऑर्डिनरी कंपनीज, और एक होती हैं फाइनेंस कंपनीज। फाइनेंस कंपनीज का काम ही होता है कि एक जगह से पैसा लेना और दूसरी जगह पे इन्वेस्ट करना। वो ए जगह से पैसा लेती हैं और बी जगह पे पैसा इन्वेस्ट करती हैं, और जब वो इन्वेस्ट करती हैं तो नतीजे के तौर पे इनको डिविडेंड मिलता है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इन कंपनीज का कैरेक्टर इस तरह का होता है कि पैसे इन्वेस्ट करना इनके लिए ऑर्डिनरी एक्टिविटी है। बाकी किसी भी कंपनी के लिए पैसे इन्वेस्ट करना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होता है। आपके लिए, मेरे लिए पैसे इन्वेस्ट करना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। लेकिन जो कंपनी ही फाइनेंस कंपनी है उसका तो काम ही इन्वेस्ट करना है, तो उनके लिए वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है। तो इन्वेस्ट करना इनके लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, और नतीजे के तौर पे जो इनको डिविडेंड मिलता है वो भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। यही मैं आपको थोड़ी देर पहले बताने की कोशिश कर रहा था कि जो मेन एक्टिविटी होती है उसका जो रिजल्ट होता है वो भी वही एक्टिविटी होती है। अगर मैं आपको इस बार फिर समझाऊं, अगर ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इन्वेस्ट करती है तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगी, और अगर इन्हें डिविडेंड मिलता तो उसे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कहा जाता। लेकिन जब हम एक फाइनेंस कंपनी के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं तो इनके लिए इन्वेस्ट करना ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, और इनको जो डिविडेंड मिलेगा वो भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। तो इसका आंसर ऑपरेटिंग एक्टिविटी आएगा, इसका आंसर ए आएगा। इसीलिए क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से देखना है, ध्यान से सॉल्व करना है। 21वां क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम लिमिट मैनेजरियल रेम्यूनरेशन दैट कैन बी पेड बाय अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अब ये क्वेश्चन सिंपल में ट्रिकी था। जैसे हमने बहुत बार पढ़ा होता है कि जो कंपनी के मैनेजिंग पर्सन हैं, मैनेजरियल पर्सन हैं, उनको 11% तक रेम्यूनरेशन दिया जा सकता है। फिर उसके अंदर अंदरूनी लिमिट और है कि होल टाइम डायरेक्टर को 5% दे सकते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर को 5% दे सकते हैं, पार्ट टाइम डायरेक्टर को जनरली हम 1% देते हैं। उस कंपनी में होल टाइम डायरेक्टर या मैनेजिंग डायरेक्टर ना हो तो 3% दे सकते थे। इतनी सारी बातें हमें याद रखते हैं, लेकिन इन्होंने हमें ट्रिक ये दे दी कि अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पे ऐसी कोई सिम लिमिट नहीं होती है, क्योंकि उनके ऊपर सेक्शन 197 अप्लाई ही नहीं होता है। सेक्शन 197 में ही कहा गया है कि 11% तक रेम्यूनरेशन दिया जा सकता है मैक्स टू मैक्स, लेकिन ये सेक्शन प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज पर लागू ही नहीं है, वो चाहे जितना रेम्यूनरेशन दें। इसलिए इसका आंसर होगा नो लिमिट। ठीक है, ये अब ऐसा क्वेश्चन है कि जब घर पे आए तो आसान लगता है, लेकिन उस दिन एग्जाम हॉल में जब बैठते हैं तो वहाँ पे देखो कुछ और ही सीन होता है। ठीक है, दिस इज़ अप्लाई ओनली टू द पब्लिक लिमिटेड कंपनी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज आर नॉट सब्जेक्ट टू सेक्शन 197। ठीक है, चलिए। एडवर्स मटेरियल प्राइस वेरिएंस, तो ये क्वेश्चन हुआ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हम जब मटेरियल वेरिएंसेस निकालते हैं तो एक फर्स्ट होता है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। इसके अंदर दो होते हैं, एक होता है आपका मटेरियल वॉल्यूम का वेरिएंस और एक होता है मटेरियल का प्राइस वेरिएंस। और प्राइस वेरिएंस क्यों आता है? जब स्टैंडर्ड रेट जो हमने सोचा हो एक्चुअल रेट उससे ज़्यादा लग गया हो। जैसे स्टैंडर्ड रेट हमने सोचा था कि 8 रुपये किलो में माल आ जाएगा, लेकिन एक्चुअली हमें उसको 10 रुपये देने पड़े, तो ऐसे में क्या होगा, आपका जो प्राइस वेरिएंस है वो एडवर्स आएगा। तो बात क्या सही कि प्राइस वेरिएंस एडवर्स कब आएगा? जब हमारे को एक्चुअली माल महंगा मिला। अब ऑप्शन पे आते हैं, कहता है कि अगर हमने लो क्वालिटी का माल ख़रीदा, मैं कहता हूँ कि अगर आपने लो क्वालिटी का माल ख़रीदा होता ना तो वो आपको सस्ता मिलता। इस केस में आपका माल चूंकि सस्ता मिलता तो आपका प्राइस वेरिएंस फेवरेबल होता, तो ये ऑप्शन गलत लिखा हुआ है। सेकंड में लिखा है कि अगर आपकी रॉ मटेरियल की वैल्यू बढ़ गई, वैल्यू की जगह मैं मानता हूँ कि एग्जामिनर को यहाँ प्राइस वर्ड कोट करना चाहिए था,
पर ठीक है, समझ सकते हैं कि अगर हाँ रॉ मटेरियल की कीमत बढ़ गई तो वाकई में रेट वेरिएंस या प्राइस वेरिएंस हमारे लिए एडवर्स बिहेव करेगा, तो ये बात सही लिखी हुई है। थर्ड में लिखा है कि अगर हमने वेंडर्स के साथ अच्छा नेगोशिएशन किया, अरे भाई अगर हमने वेंडर्स के साथ अच्छा नेगोशिएशन किया होता तब तो माल हमारे को सस्ता मिलता, तब तो ये चीज़ हमारे फेवरेबल में जाती। लेकिन क्वेश्चन में तो लिखा हुआ है कि ये वेरिएंस हमारे लिए एडवर्स गया है। एडवर्स हमारे लिए तभी जाएगा जब हम नेगोशिएशन अच्छी नहीं कर पाए हों, उल्टा हमें माल महंगा खरीदना पड़ा हो, तो इसका आंसर बी होगा। ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है द वॉयज अकाउंट इज क्लोज एट द एंड ऑफ द, तो ये है जहाजी यात्रा लेखे वाला क्वेश्चन, हायर अकाउंटिंग से था। तो जब हमारा शिप जाता है, जर्नी पे जाता है, और जर्नी से जब लौट के आ जाता है तो हम अपने अकाउंट्स फाइनलाइज कर लेते हैं। तो क्या बात का मतलब निकला कि जब हमारी यात्रा पूर्ण हो जाती है हम उसी समय अपने अकाउंट्स क्लोज करके उसका हिसाब निकाल लेते हैं। दैट इज़ द वॉयज अकाउंट इज़ क्लोज एट द एंड ऑफ द वॉयज सेल्फ। जैसे ही हमारी यात्रा अंत होती है उसी समय हम जहाजी यात्रा खाते बना देते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रोसेस कॉस्टिंग इज़ अप्रोप्रिएट फॉर। ये कॉस्टिंग का क्वेश्चन था, ऑब्वियसली बात है। कॉस्टिंग तरह तरह की होती है। हॉस्पिटल्स, तो हॉस्पिटल तो जन उपयोगी संस्थान है, जनता को सेवाएं देता है, तो इनके लिए तो ऑपरेटिंग कॉस्टिंग बढ़िया रहती है। ट्रांसपोर्ट फर्म भी जो रहती है, गुड्स को कैरी करती हैं या पैसेंजर्स को कैरी करती हैं, कहीं ना कहीं जनता को सेवा देती हैं, तो इनके ऊपर तो सर्विस कॉस्टिंग या कहीं ऑपरेटिंग कॉस्टिंग एप्लीकेबल होती है। जो ऑयल रिफाइनरी फर्म्स होती है उनके लिए डेफिनेट प्रोसेस कॉस्टिंग सूट करती है, क्योंकि प्रोसेस कॉस्टिंग में क्या होता है, माल ए प्रोसेस से निकल के बी प्रोसेस में जाता है, बी प्रोसेस से माल निकल के सी प्रोसेस में जाता है। फॉर एग्जांपल रिफाइनरी की बात करें तो पहले क्रशिंग प्रोसेस होता है, ठीक है, फिर इसके बाद रिफाइनिंग प्रोसेस होता है, उसके बाद फाइनल फिनिशिंग प्रोसेस होता है, तो उसमें प्रोसेस चलता है। तो ऑयल रिफाइनरी पे आपका डेफिनेटली प्रोसेस कॉस्टिंग लगेगा। ब्रिक लाइंग फर्म्स, जो ईंटें बनाने वाली फर्म है, तो ईंटें एक जैसी होती हैं, तो इनके ऊपर तो आप यूनिट कॉस्टिंग भी अप्लाई कर देते हो, क्योंकि एक जैसा ही प्रोडक्शन करते हो बल्क में, तो वहाँ पे आप यूनिट कॉस्टिंग बना सकते हो। तो इस क्वेश्चन का तो आंसर रहेगा सी, ऑयल रिफाइनिंग फर्म्स यूज प्रोसेस कॉस्टिंग। 25वां क्वेश्चन है इन विच मेथड ऑफ इन्फ्लेशन अकाउंटिंग जनरल प्राइस इंडेक्स इज यूज फॉर प्राइस लेवल चेंजेस। तो ये जो मूल्य स्तर में परिवर्तन होते हैं, अकाउंटेंसी का एक जो दोष या सीमा बताई जाती है वो यही बताई जाती है कि ये हिस्टोरिकल के कॉस्ट पे बेस्ड होता है, ये जो प्राइजेज़ में या है ना इन्फ्लेशन का ध्यान नहीं रखता है। तो जो इन्फ्लेशन अकाउंटिंग होती है उसमें एक तरीका ये होता है कि हम उसके अंदर जनरल प्राइस इंडेक्स का ध्यान रखते हैं। तो उस मेथड का क्या नाम है? उस मेथड का नाम है करंट परचेजिंग पावर मेथड। करंट परचेजिंग पावर मेथड, उस मेथड में हम सामान्य मूल्य सूचकांकों का ध्यान रखते हैं। एक सिंपल सी बात बताऊं, सपोज करो आपकी मशीन है 1,00,000 रुपए की, जब आपने खरीदी थी उस समय इंडेक्स था, मान लेते हैं जनरल इंडेक्स था 100 पे, आज वही जनरल इंडेक्स 200 पे हो गया है। इसका मतलब है हो सकता है कि आपकी मशीन का मूल्य इतना ना बढ़ा हो, कम बढ़ा हो, ज़्यादा बढ़ा हो, लेकिन हमारा जो सामान्य प्राइस इंडेक्स है वो 100 से 200 हो गया, मतलब वस्तु की कीमत डबल हो गई है। तो इस मशीन की कीमत को इस मेथड में 2,00,000 रुपये पे दिखाया जाएगा। अगर ये जनरल प्राइस इंडेक्स 300 हो जाता तो यानी वस्तु की कीमतें तिगुनी हो गई है, तो इस मशीन को हम बैलेंस शीट में इन्फ्लेशन अकाउंटिंग में 3,00,000 रुपये पे दिखाते। तो ये जो मेथड है इसमें करंट परचेजिंग पावर मेथड को ध्यान रखा जाता है और जनरल प्राइस इंडेक्स का यूज़ किया जाता है। इसका आंसर बी रहने वाला है। If the current ratio is 2.5:1, liquid ratio is 1.5:1 and the working capital is 60,000, calculate the current assets and current liabilities। तो हमें एक तो CA पता करना है और एक हमें CL पता करना है। दो तरीके हैं, एक मैथमेटिकल तरीका है और एक आप ऑप्शन लगा के देख सकते हो। चूँकि वर्किंग कैपिटल पॉजिटिव दे रखी है और वर्किंग कैपिटल हम जानते हैं कि CA माइनस CL के अंतर से आता है, तो इसका मतलब ये है कि करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी में 60,000 का अंतर है और वो भी कि करंट एसेट्स 60,000 ज़्यादा हैं, ये बात। तो इसलिए पहले ऑप्शन में, जैसे पहला ऑप्शन में भी क्या है, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी में 60,000 का अंतर तो है लेकिन करंट एसेट्स ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए ये ऑप्शन नहीं हो सकता। सेकेंड ऑप्शन में करंट एसेट्स 120 है, करंट लायबिलिटी 60,000 है, तो 60,000 का अंतर तो है, लेकिन अगर आप ऊपर CA रखोगे और नीचे CL रखोगे तो आपका रिजल्ट 2:1 आएगा, जबकि क्वेश्चन के हिसाब से आंसर 1.5:1 है, तो ये ऑप्शन भी नहीं सही बैठेगा। तीसरे में भी 84 और 24 है, यानी अंतर 60,000 का है, लेकिन अगर आप ऊपर 84 रखोगे और नीचे 24,000 रखोगे
तो ये अंतर जो है वो 3 के पार चला जाएगा, 3.5 समथिंग आएगा, तो ये आंसर भी नहीं हो सकता। और फोर्थ में 1,40,000 है, तो यहाँ अंतर 60,000 का भी है, करंट एसेट ज़्यादा भी है, और 1,00,000 बटा हुआ 40,000 रुपये करें तो आपका 2.5 भी आता है, यानी आपका जो करंट रेशो है, जो करंट रेशो आपका डिज़ायर्ड है 2.5 वो आता है। तो लिक्विड रेशो का तो इसमें कोई यूज़ ही नहीं है, ये तो इसने जस्ट हमें कंफ्यूज करने के लिए दिया है। तो आप बड़े आराम से इसका निकाल सकते हैं आंसर। इसका आंसर सिंपली डी रहने वाला है, ठीक है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन देखते हैं। द अमलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट अपीयर्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ ट्रांसफरी कंपनी, दिस अकाउंट इज शोन अंडर विच हेड ऑफ बैलेंस शीट। तो पूरी कहानी क्या है कि एक कंपनी है जिसका नाम है बिकॉम लिमिटेड, और एक कंपनी है उसका नाम है एमकॉम लिमिटेड, ठीक है। और एमकॉम लिमिटेड थोड़ा बड़ी साइज़ की कंपनी है, और उन्होंने बिकॉम लिमिटेड को परचेज़ कर लिया, ठीक है। बिकॉम लिमिटेड को उन्होंने टेक ओवर कर लिया। हुआ ये कि बिकॉम लिमिटेड के पास कुछ स्टैट्यूटरी रिजर्व थे जिनको रखने की अवधि समाप्त नहीं हुई थी। तो ये मैंडेटरी है कि अब जो नई कंपनी है जिसे ट्रांसफरी कंपनी कहा जाएगा, ट्रांसफरी कंपनी को भी वो स्टैट्यूटरी रिजर्व मेंटेन करने पड़ेंगे। सपोज 5 साल के लिए रिजर्व बनाना था, 2 साल तो इन्होंने रिजर्व बना लिया, तो अगले 3 साल के लिए स्टैट्यूटरी रिजर्व न्यू कंपनी को या जो बड़ी कंपनी है उसको बनाए रखना होगा। तो स्टैट्यूटरी रिजर्व बनाए रखना होगा, इसके लिए ऊपर लिखा जाता है अमलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट। तो इस तरह से एक एंट्री होती है, अमलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट टू स्टैट्यूटरी रिजर्व। बात यह है कि ये खाता जो बुक्स में डेबिट हुआ इसका क्या होगा, इसका प्रेजेंटेशन क्या होगा। तो इसका सही प्रेजेंटेशन है कि इसे रिजर्व्स एंड सरप्लस में से माइनस करके दिखाना चाहिए, ठीक है। ये स्टैट्यूटरी रिजर्व रिजर्व्स एंड सरप्लस में जुड़ जाएगा, और अमलगमेशन एडजस्टमेंट को उसी की जोड़ में से माइनस करके दिखाना चाहिए। ये नहीं है तो फिर आपको इसे अदर नॉन करंट एसेट्स की तरह दिखाना चाहिए। बीइंग अ डेबिट आइटम आप इसको असेट साइड में दिखा दो, पर इसको आपको अदर नॉन करंट एसेट्स में दिखाना चाहिए। एक पुराने ज़माने में जब पुराने परफॉर्म चलते थे तो इसे मिसलेनियस एक्सपेंडिचर हेडिंग में दिखाया जाता था। तो ये 3 ऑप्शनों का सीक्वेंस है। चूंकि इसमें लिखा हुआ है कि रिजर्व एंड सरप्लस में से घटा के दिखाया जाए, ये आपको एज अ ऑप्शन दिया है, तो आपको ए ही आंसर लिखना चाहिए था, ठीक है। मिसलेनियस एक्सपेंडिचर अभी के कॉन्टेक्स्ट में गलत है। पुराना परफॉर्मा होता कंपनीज एक्ट 2013 से पहले वाला तो ये सही था, कंपनीज एक्ट 1956 वाला, तो अभी के लिए तो फिर ये सही है। और नॉन करंट एसेट्स इसमें दिया नहीं है, तो दुविधा का काम है नहीं, कन्फ्यूजन का काम है नहीं, तो इसका ए ही सही है, ठीक है। मेरे को जिस बुक से मैंने देखा उसमें जो हिंट लिखा हुआ था उसमें इन्होंने लिखा कि इसे नॉन करंट एसेट्स में दिखाया जाएगा। हालांकि एक स्टूडेंट ने मुझे भेजा था, तो उसने रिजर्व एंड सरप्लस में से माइनस करके दिखाया जाएगा ऐसा प्रूफ उसके पास था। तो यही 2 सही हैं, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर वाला सही नहीं है, मतलब वो आउटडेटेड रूल है। वेल, अगला क्वेश्चन है, इंडिकेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट फॉल्स रिगार्डिंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये भी ध्यान से पढ़ने की चीज़ें, क्या पूछा है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स नहीं है, झूठा नहीं है, यानी इन्होंने आप पूछा है ट्रूथ कौन है। एक तरह से नॉट फॉल्स का मतलब है ये पूछ रहे हैं ट्रू कौन है। अगर आपको ऐसे नॉट और का समझ नहीं आता तो भी इसका एक तरीका ये है कि आप सब स्टेटमेंट को पढ़ो। पहला पढ़ो, मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्रबंधन की आंतरिक आवश्यकताओं को पूरा करता है, ये बात सच है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग मैनेजर्स की आंतरिक आवश्यकताओं को पूरा करता है, ये बात ट्रू है। प्रबंध लेखांकन एक वैधानिक दायित्व है, भाई मैंडेटरी तो है नहीं, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। गैप प्रबंध लेखांकन रिपोर्ट तैयार करने का आधार बनता है, भाई गैप को फॉलो करने की ज़रूरत है नहीं। गैप तो जब आप अकाउंट्स मेंटेन करते हैं वहाँ ज़रूरत पड़ती है, फाइनेंशियल एनालिसिस में गैप का कोई रूल नहीं है, तो ये फॉल्स है। प्रबंध लेखांकन रिपोर्ट एक सार्वजनिक दस्तावेज है, बिल्कुल सार्वजनिक नहीं है, इसको आपको पब्लिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ये फॉल्स है। तो ये सब तो हो गए फॉल्स, और ये है ट्रू मीन्स नॉट फॉल्स। तो यही आपका आंसर है कि पहला स्टेटमेंट फॉल्स नहीं है, बाकी तीनों दूसरा तीसरा चौथा फॉल्स स्टेटमेंट है, ठीक है। तो मतलब ये ऑड वन आउट करके भी आप सब पे लिख लो, तो अपने आप ही वो अलग से छट जाता है अगर आपको ऑप्शंस आते हैं तो। अंडर डबल अकाउंट सिस्टम इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज शोन इन, वेल, एक होता है डबल एंट्री सिस्टम, तो जो हम छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं और काफ़ी साल तक पढ़ते रहते हैं वो होता है डबल एंट्री सिस्टम, और जो इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज अपनाती है वो होता है डबल अकाउंट सिस्टम, ठीक है ना। ये समझना ज़रूरी है, क्योंकि नहीं तो क्या होगा, अगर आपको इस बात का पता नहीं होगा तो आप पढ़ेंगे सर इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर कंपनी के लिए खर्चा है तो इसे P&L में दिखाया जाएगा। हालांकि P&L ऑप्शन नहीं है, लेकिन नहीं तो कहीं आप कंफ्यूज हो जाते हैं। ये तो चलो उसकी दया है आपके ऊपर कि उन्होंने ऐसा कंफ्यूजिंग आइटम नहीं डाला, लेकिन डबल अकाउंट सिस्टम से इनका मतलब है इलेक्ट्रिसिटी कंपनी। तो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी इस आइटम को दिखाएंगी कहाँ पे, नेट रेवेन्यू खाते में, नेट रेवेन्यू अकाउंट में इसको दिखाती हैं, ठीक है। चलिए
वेल एक क्वेश्चन है, अ सिस्टम ऑफ कॉस्टिंग अंडर विच सेवरल एंटरप्राइज यूज द सेम कॉस्टिंग प्रिंसिपल और प्रैक्टिसेस इज कॉल्ड। भाई सब लोग अगर एक जैसी अकाउंटिंग पॉलिसीज, एक जैसे अकाउंटिंग प्रिंसिपल अपनाने लग जाएं तो उसे कहेंगे यूनिफॉर्म कॉस्टिंग। समरूप लागत विधि, समरूप लागत विधि का मतलब क्या होता है, लागत निर्धारण की एक ऐसी प्रणाली जिसके अंतर्गत कई उपक्रम समान लागत निर्धारण सिद्धांतों या व्यवहारों का प्रयोग करते हैं। सपोज करो सीमेंट इंडस्ट्री है, सीमेंट इंडस्ट्री में कुछ प्लेयर हैं, मान लीजिए अंबुजा सीमेंट, मान लीजिए जेके सीमेंट, मान लीजिए श्री सीमेंट। अगर ये सब लोग एक ही तरीके से डेप्रिसिएशन निकालें, एक ही तरीके से स्टॉक वैल्यूएशन करें, ठीक है, अगर ऐसा करते हैं तो दे आर फॉलोइंग यूनिफॉर्म कॉस्टिंग। हालांकि ऐसा होता नहीं है धरातल पे, हर कोई अपनी दुनिया में हर कोई अपनी बंसी बजाता है, बट होना होए तो अच्छी बात है। तो फिर क्या होगा, आप प्रॉफिट में कंपेरेबिलिटी कर सकते हो। अब एक कंपनी लगा रही है 20% डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट, दूसरा लगा रही है 25%, तीसरी लगा रही है 30%, तो फिर उनके रिजल्ट जो आते हैं ना वो रिजल्ट फिर कंपेरेबल नहीं रहते। क्या है, यूनिफॉर्म कॉस्टिंग इसका आंसर है, ठीक है। विच सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 इज एप्लीकेबल फॉर इशू ऑफ बोनस शेयर। कंपनी अधिनियम 2013 की कौन सी धारा बोनस अंश निर्गमित करने हेतु लागू है। तो अगर आपने धाराएं पढ़ के गए हैं तो धारा 123, धारा 163, 132 या 63, तो धारा 63 सेक्शन 63 का संबंध है बोनस अंशों के निर्गमन से। इसमें साफ लिखा है धारा 63 कि आप अगर चाहें, यानी कंपनी चाहे तो फुल्ली पेड अप बोनस शेयर दे सकती है। मतलब ऐसा आप ऐसे नहीं कर सकते कि 100 रुपये वाले अंश को कहो कि मैं बोनस में दे रहा हूँ और मैं 20 रुपये आपसे लूँगा। आप उनको फुल्ली पेड, पूरी तरह से प्रदत्त बोनस शेयर दे सकते हो। ये के लिए आप फ्री रिजर्व में से सोर्सेस यूज़ कर सकते हो, सिक्योरिटी प्रीमियम यूज़ कर सकते हो या CRR यूज़ कर सकते हो। तो यानी बोनस अंश देने के 3 सोर्सेज हैं, फ्री रिजर्व्स या प्रॉफिट्स, सिक्योरिटी प्रीमियम या CRR, है ना, उसमें से आप दे सकते हो, ठीक है। लेकिन आप रिवोल्यूशन रिजर्व को यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है, याद रखेंगे। इसके बाद है निम्न में से क्या मिश्रित फार्मिंग में शामिल होता है। तो ये एग्रीकल्चर अकाउंटिंग है। तो देखिए आजकल फार्मिंग में एक्चुअली मिक्स्ड फार्मिंग ही होती है। हम साथ साथ मुर्गी पालन भी करते हैं, साथ साथ बागवानी भी करते हैं, रेशम के कीड़े, रेशम कीट पालन भी करते हैं, यानी पोल्ट्री फार्मिंग, हॉर्टिकल्चर, सीरीकल्चर, ये सब, ठीक है ना। ये सारी एक्टिविटी ऐसे या इनमें से 1-2 एक्टिविटीज़ हम खेती के साथ साथ करते हैं, तो इसको अपन मिक्स्ड फार्मिंग के अंदर शामिल करते हैं। तो इसका आंसर डी, ऑल ऑफ द अबव रहेगा। वेल नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ भी है, जब आप खेती के साथ साथ पशुपालन, मुर्गी पालन, रेशम उत्पादन, मछली पालन, बागवानी, भेड़ पालन, ये सब करते हो तो वो सब आपका मिक्स्ड फार्मिंग में आता है। वेल ये एक टफ क्वेश्चन था और मैं पहले ही डिस्क्लेमर दे दूँ कि इसके आंसर को लेके मैं 100% शॉर्ट नहीं हूँ। मेरे को जैसा लगता है उस हिसाब से मैं आंसर बता रहा हूँ। इसमें एक है ना, आपको एक चित्र दे रखा है, ये वाला चित्र। अब आपको बताना है कि इसमें से लाइक कॉस्ट सेंटर कौन सा है, इन्वेस्टमेंट सेंटर कौन सा है और प्रॉफिट सेंटर कौन सा है। तो आप पूरा कहानी देखिए, पहले चित्र को समझो। XYZ लिमिटेड है, उसने उस कंपनी ने अपने काम को 2 डिवीज़न में बांट रखा है, डिवीज़न A, डिवीज़न B। इसके बाद डिवीज़न बी 3 प्रोडक्ट तैयार करता है, प्रोडक्ट X, प्रोडक्ट Y, प्रोडक्ट Z। फिर अगेन थोड़ा और फर्दर डिस्ट्रीब्यूट करें तो प्रोडक्ट Y को बनाते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और सर्विस डिपार्टमेंट। तो मेरे हिसाब से सबसे पहले डिवीज़न A और डिवीज़न B में इन्वेस्टमेंट किया गया है, तो इसे तो हम कहेंगे इन्वेस्टमेंट सेंटर, ठीक है। प्रोडक्ट X, प्रोडक्ट Y, प्रोडक्ट Z, इसको बनाने में खर्चा भी होगा और इनको बेचने पे इनकम भी आएगी, तो इसे हम कहेंगे प्रॉफिट सेंटर, ठीक है। और इसमें केवल आपका खर्चा होगा तो इसे हम कहेंगे कॉस्ट सेंटर। एक्चुअली इसका मेरा आंसर देने का आधार यह है कि वस्तु का जब आप निर्माण करते हो और लोगों से सेवाएं लेते हो तो वस्तु के प्रोडक्शन पे और सर्विस डिपार्टमेंट पे इसमें आपका केवल कॉस्ट लगेगा, ठीक है। जहाँ कॉस्ट और रेवेन्यू दोनों को कंसीडर किया जाता है वो आपका प्रॉफिट सेंटर होता है, क्योंकि कॉस्ट और रेवेन्यू का जो अंतर होता है वो प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो प्रोडक्ट XYZ को आप बेचोगे तो रेवेन्यू भी आएगा, उसको बनाने में कॉस्ट भी आएगी। तो कॉस्ट और रेवेन्यू जहाँ दोनों कंसीडर होते हैं उसे प्रॉफिट बोलते हैं। और जहाँ पे कॉस्ट, रेवेन्यू और इन्वेस्टमेंट सब कुछ कंसीडर होता है कि भाई हमने कितना पैसा लगाया, कितना खर्चा आया, कितनी इनकम हुई, हमारा ROI क्या है, यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है, वो आपका इन्वेस्टमेंट सेंटर होता है। तो एज पर मी दिस A इज इन्वेस्टमेंट सेंटर, दिस B इज प्रॉफिट सेंटर एंड दिस C इज कॉस्ट सेंटर। ये मेरा आंसर है। आई एम नॉट 100% श्योर, मेरे ख्याल से इसका आंसर आप देखेंगे A इन्वेस्टमेंट, B आपका प्रॉफिट और C आपका कॉस्ट, तो इसका आंसर B रहना चाहिए, ठीक है। ये तो मैंने दिया है, अभी तो RPSC का आंसर आना बाकी है।
मेन एक्चुअली ये मैं बता दूं आपको कि ये जब मैंने आंसर शीट निकाली है, आंसर की निकाली है, तो ये आरपीएससी के आंसर्स आने से पहले हैं। हालांकि पहले भी मैंने ऐसा किया हुआ है और मोस्टली अबव मतलब 98% क्वेश्चन सही गए थे। इक्का दुक्का में कोई चेंज हुआ हो तो हुआ हो, वरना मोस्टली सही गए थे। तो अभी भी आप रिलाय कर सकते हैं, ठीक है। मेन फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज़ टू हेल्प मैनेजमेंट इन, ये जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग हम पढ़ते हैं उससे मैनेजमेंट को किस में मदद मिलती है? फाइनल अकाउंट बनाने में मदद मिलती है? नहीं। डिसीजन मेकिंग में मदद मिलती है? हाँ, इसीलिए इसको डिसीजन अकाउंटिंग भी बोलते हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का फ़ायदा ये है कि मैनेजमेंट उसके बेस पे डिसीजन ले पाता है, ठीक है। फाइनेंस फंड रेज करने में मदद मिलती हो ऐसा नहीं है, आईटीआर या इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में मदद मिलती हो ऐसा भी नहीं है। हमेशा याद रखिएगा, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो फ़ायदा होता है वो निर्णय लेने में या डिसीजन लेने में मदद मिलती है। वेल, मिस्टर ए रिटर्न गुड्स टू XYZ कंपनी, नाउ विच डॉक्यूमेंट इज टू बी सेंड बाय द कंपनी टू मिस्टर ए। तो आराम से इस क्वेश्चन को समझिए। देखिए, XYZ कंपनी है और एक ए है। अभी अभी आपके आंखों के सामने क्या हुआ? ए ने माल रिटर्न किया। ए ने माल रिटर्न किया, इसका मतलब ए ने कभी परचेस किया होगा। तो जब इसने परचेज़ किया होगा तो ये एंट्री करी होगी। आप मानेंगे इस बात को? ए ने रिटर्न किया है तो पहले कभी ना कभी परचेज़ किया होगा, तो ये तो हो गई आपकी परचेज़ की एंट्री। अच्छा, अभी जब परचेज़ रिटर्न होगा तो ये एंट्री हो रही होगी, ठीक है। XYZ के पॉइंट ऑफ व्यू इसने परचेज़ किया है तो XYZ ने सेल किया होगा, और सेल किया होगा ए को। तो पहले हमने ए को सेल किया, अब जब रिटर्न हो रहा है तो हमारे लिए वो सेल्स रिटर्न कहलाएगा। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि बताओ कौन सा डॉक्यूमेंट कंपनी भेजेगी। तो चूंकि सेल्स रिटर्न हुआ है और चूंकि हमें ए को क्रेडिट करना है, ए को क्रेडिट करना है तो हम क्रेडिट नोट इशू करेंगे। जी हाँ, बीइंग अ कंपनी, कस्टमर को क्रेडिट करने के पर्पज़ से हम उसे क्रेडिट नोट इशू करेंगे, ठीक है। मैं एक बार फिर आपको याद दिला दूँ, हमारे अभी अगर आप अभी हमारे कॉमर्स पॉइंट ऐप पे जाएंगे ना, तो वहाँ आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पूरा क्वेश्चन बैंक, कॉस्टिंग का पूरा क्वेश्चन बैंक, अपना क्या बोलते हैं इनकम टैक्स का क्वेश्चन बैंक, स्टैटिस्टिक, ऑडिट, यानी आप ये कह सकते हैं कि लगभग लगभग 80% जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उसमें से 80% MCQ क्वेश्चन बैंक ऑलरेडी देयर हैं। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर की एक जॉब बहुत बड़ी जॉब होती है। जो सीरियस कैंडिडेट हैं, पहले तो ऑब्वियस ही बात है वो लोग जा पाते हैं जिन्होंने नेट UGC लगाया हो, तो उसमें भी बहुत ताकत लगती है। अगर आपने वो क्लियर कर लिया है तो मैं कहूँगा आप 2 साल अपनी ज़िंदगी के इसमें लगा दो, अगले 25 से 30 साल आपकी लाइफ सुधर जाएगी। तो केवल 3 महीने तैयारी करके नोटिफिकेशन आएगा तो फिर पढ़ाई करके आप अभी भी जिन लोगों ने दिया है वो जानते हैं कि कितना बड़ा सिलेबस होता है। और कई बार सिंपल क्वेश्चन भी हम केवल इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम पूरे सिलेबस तक पहुंच ही नहीं पाते। रिवाइज़ करना तो छोड़ दो, तो पूरे सिलेबस तक की कवरेज करने के लिए और फिर उसको रिवाइज़ करने के लिए समय पे लगना ज़रूरी है। और मैं मानता हूँ साल, 1.5 साल, 2 साल इतनी तैयारी करोगे तो फिर आप शॉर्ट कह सकते हो कि मैं सिलेक्शन ले लूँगा, ठीक है। और मैं तो कहता हूँ हर स्टेट्स के, आप अगर बाकी स्टेट्स अलाउ करते हो तो हर स्टेट्स का जहाँ पे भी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम निकले आपको वो देना चाहिए। 1 2 3 भगवान नहीं करे, पर 1 2 3 असफलताओं के बाद आपको चौथी बार में सफलता मिल ही जाएगी। तो जमा 2 साल और 1 साल, 3 साल के अंदर आप सेलेक्ट हो जाओगे। अगले 25 साल 30 साल आपकी लाइफ के बहुत शानदार कटेंगे। चलिए ठीक है। 36, एज पर सेक्शन 17 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, एवरी बैंक हैज़ टू ट्रांसफर -% ऑफ प्रॉफिट टू स्टैट्यूटरी रिजर्व फंड। कहता है कि बैंकिंग विनियम अधिनियम की धारा 17 के अनुसार प्रत्येक बैंक को लाभों का कितना % वैधानिक संचय निधि खाते में स्थानांतरित करना होता है? तो 20%। हर बैंक जितना भी कमाएगा उसका 20% उनको स्टैट्यूटरी रिजर्व में ट्रांसफ़र करना होता है। ये मैंडेटरी है, ये धारा 17(1) में लिखा है, इसमें साफ लिखा है। इस धारा के अनुसार प्रत्येक कंपनी को लाभांश घोषणा से पहले लाभों का कम से कम 20% इस कोष में स्थानांतरित करना आवश्यक है। किसमें? स्टैट्यूटरी रिजर्व में करना आवश्यक है, ठीक है। चलिए, डिविडेंड पेड बाय द सब्सिडियरी कंपनी आउट ऑफ द पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट इज क्रेडिटेड टू। तो पहले आप इसको समझ लीजिए कि जैसे समझ लीजिए कि एक कंपनी अपना वित्तीय वर्ष शुरू करती है 1 अप्रैल 2023 को और अपना वित्तीय वर्ष समाप्त करती है 31 मार्च 2024 को। और सपोज़ कीजिए कि 1 जुलाई 2023 को उस कंपनी के 60% शेयर एच लिमिटेड ने खरीदे, ठीक है। चूंकि 50% से ज़्यादा शेयर खरीद लिए तो जिस कंपनी के शेयर खरीदे वो तो कहलाएगी सब्सिडियरी, और जिसने खरीदे अब वही सब कुछ चलाएगी तो वो कहलाएगी होल्डिंग कंपनी। बात यह है
कि अगर अब ये सब्सिडियरी कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है तो पहले तो देखा जाएगा कि इसका सोर्स क्या है, यानी डिविडेंड कहाँ से दिया गया, किन प्रॉफिट्स में से दिया गया। अगर वो अप्रैल से लेके जुलाई तक के प्रॉफिट में से दिया गया तो इसको बोलते हैं प्री एक्विजिशन प्रॉफिट में से डिविडेंड दिया गया। अगर मान लो इन प्रॉफिट में से डिविडेंड दिया जाता तो होल्डिंग कंपनी को जितना 60% डिविडेंड मिलता उसे वो COI में से कम करते। मैं दोबारा दोहराता हूँ, अगर सब्सिडियरी कंपनी ने प्री एक्विजिशन प्रॉफिट में से डिविडेंड दिया होता और होल्डिंग कंपनी को ऑब्वियस सी बात है 60% होल्डिंग की वजह से डिविडेंड मिला होता, तो उस डिविडेंड से उनको अपनी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट को कम करना होता। लेकिन इस क्वेश्चन के मुताबिक अगर सब्सिडियरी कंपनी ने पोस्ट एक्विजिशन यानी जुलाई 2023, जैसे हमारी कहानी में हमने माना जुलाई 23 के बाद जो प्रॉफिट हुए हैं उनमें से अगर डिविडेंड बांटा है तो फिर वो होल्डिंग कंपनी सिंपली अपने P&L में क्रेडिट करेगी। जैसे डिविडेंड रिसीव इज एन इनकम को P&L में क्रेडिट करते हैं तो इसे ऑर्डिनरी इनकम माना जाएगा। तो ये कहना कि होल्डिंग कंपनी के तो अकाउंट्स में कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, तो यार डिविडेंड रिसीव होगा तो कैसे फ़र्क नहीं पड़ेगा, बैंक बैलेंस इंप्रूव होगा तो दूसरी चीज़ें चेंज होगी। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डिस्टर्ब होगा, वो प्री के केस में होता। कैपिटल रिजर्व माना जाएगा, ये भी गलत है। तो अभी के लिए ये सही है कि होल्डिंग कंपनी उसे अपने प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट करेगी। ठीक है, चलिए ये सारा लिखा हुआ है, आगे पढ़ लीजिएगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग इज़ अ सिस्टम ऑफ, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में क्या होता है, किसी व्यक्ति को उत्तरदायी ठहरा दिया जाता है या किसी फैक्ट्री को उत्तरदायी ठहरा दिया जाता है, किसी ऑफिस को उत्तरदायी ठहरा दिया जाता है। किसके लिए, कि कॉस्ट आएगी उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी, रेवेन्यू इतना होगा, ROI आप इतना निकाल के देंगे, उसको उनमें उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाती है। तो ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक तरीका है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग जो है ये प्रबंध लेखांकन से निकल के आता है। ये परिभाषा भी दी है, किसने दी है, CIMA ने। उन्होंने साफ इस लाइन में लिखा है कि उत्तरदायित्व लेखांकन प्रबंध लेखांकन की एक पद्धति है। फिर आप आगे और कथा कहानी पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है द फॉलोइंग जर्नल एंट्री अपीयर्स इन द बुक्स ऑफ ABC लिमिटेड। एक कंपनी ने क्या किया है, बैंक अकाउंट DR, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट DR, टू 12% डिवेंचर, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट। इस तरह की एक अकाउंटिंग एंट्री पास की है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये देखना चाहते हैं कि आपको अकाउंट्स की कितनी समझ है। इसमें पूछा है, इन्होंने बताया कि 12% डिवेंचर जो इशू किए गए हैं वो कितने डिस्काउंट पे इशू किए गए हैं। तो अब आप गौर कीजिए, इस क्वेश्चन में 75,000 रुपये का लॉस हुआ है। कंपनी ये कह रही है कि 75,000 का लॉस हुआ है, उसमें से 25,000 का लॉस तो प्रीमियम देने की वजह से हुआ है। ठीक है, 75,000 में से 25,000 का लॉस तो कंपनी को इसलिए हुआ है या होगा कि कंपनी प्रीमियम देना चाहती है रिडम्पशन के समय। इसका मतलब है कंपनी को बाकी का 50,000 का लॉस डिस्काउंट की वजह से हुआ है। मैं इसे दूसरे भी तरीके से समझा सकता था कि कंपनी ने 5 लाख के डिवेंचर इशू किए हैं लेकिन कंपनी को देखो केवल 4.5 लाख रुपए मिला है। इसका मतलब साफ है कि कंपनी ने 50,000 का डिस्काउंट दिया है। या तो अगर डिस्काउंट का अमाउंट पूछते तो मैं 50,000 आंसर देता। इन्होंने पूछा कि बताओ कितने % बट्टे पे दिए हैं, तो 50,000 का डिस्काउंट दिया गया है 5 लाख की फेस वैल्यू पे। ये देखो 5 लाख की फेस वैल्यू है, डिवेंचर को हमेशा फेस वैल्यू पे क्रेडिट करते हैं, तो निकल के आता है कि 10% दिया है डिस्काउंट। ठीक है, तो समझ गए आप, 75,000 का कुल नुकसान है, इसमें से 50,000 का नुकसान डिस्काउंट की वजह से है, तो डिस्काउंट का जो परसेंटेज हुआ वो 10% हुआ। तो इसका आंसर B रहने वाला है। चलिए इसके बाद जो क्वेश्चन है वो मुझे नहीं आता। इनफैक्ट मैं आपसे चाहता हूँ कि आप मुझे कमेंट में इसका आंसर बताएं और हो सके तो व्हाट्सएप पे इसका प्रूफ भी आप मुझे भेजिएगा। ठीक है, मेरा ये टॉपिक पढ़ा हुआ नहीं और अभी मुझे वो बुक भी नहीं मिल पा रही है। एक्चुअली क्वेश्चन ये था कि द फॉलोइंग कॉस्ट हैव अराइजन इन रिलेशन टू द प्रोडक्शन ऑफ अ प्रोडक्ट। एक उत्पाद का उत्पादन करते समय ये खर्चा लगा है, उसके लिए सबसे पहले कैपिटल इक्विपमेंट खरीदा गया है, फिर उसको मेंटेन करने पे पैसा खर्च किया गया है, फिर काम कैसे होगा उसकी ट्रेनिंग पे पैसा खर्च किया गया है और उसके बाद इन्वेंट्री पे पैसा खर्च किया गया है। इन्होंने पूछा ये था कि जब हम प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल कॉस्ट निकालेंगे तो उसमें से कौन सी मद को छोड़ा जाएगा, क्या इन चारों को कंसिडर किया जाएगा या पहली दूसरी को छोड़ा जाएगा या तीसरी चौथी को छोड़ा जाएगा या B को छोड़ा जाएगा, तो किसको छोड़ा जाएगा। तो मुझे इसका आंसर एक्चुअली नहीं आता, तो आप मुझे डेफिनेट हेल्प करेंगे, नीचे कमेंट में आप इसका आंसर लिख के ज़रूर भेजिएगा। चलिए, प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर्स कैन बी यूज फॉर। तो हमें पता है कि कंपनी कभी कभी शेयर इशू करती है, डिवेंचर इशू करती है तो प्रीमियम पे इशू करती है, और वो जो सिक्योरिटी प्रीमियम है उसको बाद में इस्तेमाल कर सकती है बोनस शेयर इशू करने में। हाँ,
बिल्कुल उस प्रॉफिट में से आप फ्री में शेयर दे सकते हैं। राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, तो अगर कंपनी की स्थापना के समय या रीस्ट्रक्चरिंग के समय प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हुए हों तो उनको राइट ऑफ करने में भी सिक्योरिटी प्रीमियम यूज़ हो सकता है एज पर सेक्शन 52। उस सिक्योरिटी प्रीमियम में से आप डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते या प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करके मतलब डिविडेंड नहीं दे सकते, तो ये गलत है। और उस पैसे से आप बायबैक कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो आप ए बी डिविलियर्स ए बी डी यूज़ कर सकते हैं, आप उस सिक्योरिटी प्रीमियम में से डिविडेंड नहीं दे सकते। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, मैच द एप्लीकेशन विद इट्स करेक्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल मेकिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है कि आप डाउटफुल डेट्स के लिए प्रोविज़न क्यों बनाते हो। तो ऐसा अपन कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट की वजह से बनाते हैं। तो आपका ए नीचे कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट रूढ़िवादिता सिद्धांत से मैच हो जाएगा, तो ए फर्स्ट के साथ जाके मैच हुआ। सेकंड, अच्छा मैं एग्ज़ाम में जैसे चारों मिलाने आनी चाहिए पर मैं देखूँ एक मिलाने से मेरा काम हो जाता क्या, तो A1 यहाँ नहीं है तो ये गलत हो गया, यहाँ है तो कम से कम पहला और चौथा तो खारिज हो चुका है। क्लासिफिकेशन ऑफ असेट्स एज करंट असेट्स एंड फिक्स असेट्स, कुछ असेट्स को हम करंट असेट्स मानते हैं, कुछ असेट्स को हम फिक्स असेट मानते हैं, ऐसा हम गोइंग कंसर्न कंसेप्ट की वजह से करते हैं। तो बी गोइंग कंसर्न कंसेप्ट यानी सतत व्यापार सिद्धांत, तो दूसरा आपके साथ 4 के साथ जाके कनेक्ट होगा। तो B4, तो B4 यहाँ पे है तो ये रेस में है। हाँ तो बस मेरे ख्याल से अब ज़्यादा अगर मैं अगले दो ना भी मिला पाता तो मेरा आंसर बी होता। ये मैं जस्ट आपको एक ऐसी छोटी ट्रिक बता रहा हूँ, अब तो खैर बहुत सिंपल हो गई, बहुत बार बता चुका हूँ ये बात मैं। खैर ये और मान लीजिए अगर आपको बी नहीं आता था तो आप सी और डी पढ़ लीजिए। यानी इन क्वेश्चनों में मिलान वाले में थोड़ी आसानी ये है कि आपको सारे मिलाने नहीं आने चाहिए, जिसमें आपका पक्का विश्वास हो वो मिला लीजिए, क्या पता उसी से आपका आंसर बन जाए। सर जैसे थर्ड है अकाउंटिंग ऑफ अ स्मॉल कैलकुलेटर एज एन एक्सपेंस नॉट एन एसेट्स। ये बहुत अच्छा है। एक कैलकुलेटर जो मान लीजिए 200 रुपये का होता है और उसकी लाइफ लंबी होती है, तो कुछ लोग कह सकते हैं, खास करके जो अकाउंट्स पहली बार पढ़ते हैं उनको लगता है ये एसेट्स तो 1 साल से ज़्यादा चल रही है, 2-3 साल चल रही है, तो इसे तो एसेट मानना चाहिए। लेकिन आप एक कैलकुलेटर को 200 रुपये की आइटम को बैलेंस शीट में दिखाओगे तो वो बहुत अच्छा नहीं देता, लाइक शोभा नहीं देता। तो ये क्या है, ये इम्पॉर्टेंस या कहें इसको अपन ये बोलते हैं इंग्लिश में देखें मटीरियलिटी प्रिंसिपल, महत्वपूर्णता परंपरा, कि हमें महत्वपूर्ण आइटमों को ही बैलेंस शीट में दिखानी चाहिए। ऐसी चुट्टू पुट्टू आइटमों को तो आप इग्नोर भी कर सकते हो, उनको एक्सपेंस की तरह भी ट्रीट कर सकते हो। तो सी मटेरियलिटी प्रिंसिपल, तो सी आपका 2 के साथ जाके कनेक्ट हुआ। एक बार यहाँ फिर सही चल रहा है, मेरा बी पे विश्वास स्थापित होता जा रहा है। और अपेंडिंग नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नीचे हम नोट्स क्यों देते हैं, क्योंकि हम फुल डिस्क्लोजर करना चाहते हैं, हम कुछ भी छुपाना नहीं चाहते। हम अकाउंट्स बनाते हैं तो नीचे नोट्स टू अकाउंट्स देते हैं। नोट्स टू अकाउंट्स में हम बताते हैं कि डेप्रिसिएशन हमने लगाया तो कैसे लगाया, इन्वेंट्री हमने कैसे वैल्यूएशन किया, इन्वेस्टमेंट हमने कैसे वैल्यूएशन किया, मतलब हम सफाई भी देते हैं। ऐसा हम फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट के चलते करते हैं। तो आपका जो डी होगा वो थर्ड के साथ जाके कनेक्ट होगा। इस तरह से बी आपका बिल्कुल सही आंसर बैठ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द क्लाइंटेल इफेक्ट यानी जिसे बोलते हैं ग्राहक प्रभाव सुझाव देता है कि लाभांश नीति प्रभावित होती है। अब आपने डिविडेंड पॉलिसी वाला टॉपिक पढ़ा, लेकिन ये उससे भी थोड़ी एडवांस चीज़ है, क्योंकि जब मैंने बीकॉम में पढ़ा था डिविडेंड पॉलिसी में तो ये मैंने ग्राहक प्रभाव नहीं पढ़ा था। खैर समझिएगा, हमें ये पता है कि वॉल्टर का सूत्र होता है, गॉर्डन का सूत्र होता है, एमएम का सूत्र होता है, जिससे हमें पता लगता है कि डिविडेंड से हमारा प्राइस अफेक्ट होता है। डिविडेंड हम कम देते हैं या ज़्यादा देते हैं, नहीं देते हैं, उससे हमारा शेयर प्राइस अफेक्ट होता है। इससे आगे की बात यह है कि जब हम डिविडेंड पॉलिसी यानी डिविडेंड दें या ना दें तो हमें ग्राहक प्रभाव को भी ध्यान रखना चाहिए। ग्राहक प्रभाव में क्या ध्यान रखना चाहिए कि हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं वो किस तरह के हैं। अगर हमारे मतलब जो शेयर होल्डर हैं, कुछ लोग क्या होते हैं, 2 तरह के शेयर होल्डर होते हैं। कुछ लोगों को चाहिए होता है कि हमें तो हाई डिविडेंड मिले, कि कंपनी कमाए और तुरंत हमें देते और बहुत ज़्यादा दे। कुछ लोग चाहते हैं कि कंपनी हमें डिविडेंड थोड़ा दे, कंपनी उस पैसे को री इन्वेस्ट कर दे और हमारे शेयर का मूल्य बढ़ता रहे। तो मतलब आपके इन्वेस्टर्स कुछ जल्दी डिविडेंड चाहने वाले हो सकते हैं और कुछ लोग प्राइस एप्रिसिएशन के भाई शेयर का मूल्य बढ़े ऐसा चाहने वाले हो सकते हैं। तो कंपनी जब भी अपना डिविडेंड पॉलिसी डिसाइड करती है तो उनको इस ग्राहक प्रभाव को ध्यान में रखना होता है। उनकी क्या चॉइसेस हैं, वो किस तरह के टैक्स ब्रैकेट में आते हैं। मान लो कंपनी, मान लीजिए कि शेयर होल्डर्स पे, मान लीजिए कहानी है क्योंकि अब आप टैक्स भी समझते हैं, कि मान लीजिए कि डिविडेंड टैक्स फ्री इनकम हो तो वो चाहेंगे कि हमें डिविडेंड मिले क्योंकि उनका टैक्स तो लग ही नहीं रहा है, और कैपिटल गेन पे 20% टैक्स लग रहा है तो उनकी चॉइस होगी कि हमें डिविडेंड मिले।
लेकिन अगर मान लीजिए कैपिटल गेन को कर मुक्त कर दिया जाए और डिविडेंड को टैक्सेबल कर दिया जाए तो फिर वो कैपिटल गेन की तरफ चले जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि ग्राहक प्रभाव यह सुझाव देता है कि लाभांश नीति को तय करते समय आपको जो निवेशकों की प्राथमिकता है वो क्या चाहते हैं, वो डिविडेंड चाहते हैं या कैपिटल एप्रिसिएशन चाहते हैं, और उनकी टैक्स की स्थिति को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, आपको आपकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या है या आप कितना अर्निंग कर रहे हो, इन सब चीज़ों का मतलब नहीं है। डिविडेंड पॉलिसी में आप क्लाइंट की तरफ देखते हो, और आपका क्लाइंट कौन है, आपका इन्वेस्टर है। उसकी प्रायोरिटीज़ को ध्यान में रख के आपको काम करना चाहिए कि अगर आप ऐसा नहीं करोगे, आपने कोई डिसीजन ले लिया, डिविडेंड कम या ज़्यादा दे दिया, उनको अखर गया, तो वो शेयर को खरीदना या बेचना शुरू कर देंगे। अगर उनको मज़ा आ रहा है तो शेयर खरीदना शुरू कर देंगे, कंपनी शेयर का प्राइस ऊपर चढ़ जाएगा, और अगर वो आपके डिसीजन से नाराज़ हुए तो अपने सारे शेयर बेच देंगे या काफ़ी सारे शेयर बेच देंगे, तो अचानक आपका शेयर का प्राइस डिप्रेस हो जाएगा और नीचे गिर जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद बात करते हैं कैलकुलेट गुडविल। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया था, मतलब बिल्कुल मतलब आता हुआ क्वेश्चन गलत हो जाए बंदे का, ऐसा क्वेश्चन था ये। कैलकुलेट गुडविल एट द 2 years परचेज ऑफ द एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। पहली बार में क्या लगता है, अरे बड़ा सिंपल है, आपको एवरेज प्रॉफिट के आधार पर निकालना है, पास 3 years लेना है, तो पास 3 years ये हो गए। वो बच्चा अधिकतर मान लो मैं ही हूँ, तो मैं पहली बार में सोचूंगा अच्छा इसमें ट्विस्ट ये है कि 4 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं, लेकिन एवरेजिंग करते समय मुझे बस 3 साल के प्रॉफिट लेने हैं, तो वो यूँ ले लेगा लाइक 1.5 लाख रुपया माइनस का 90,000 रुपया और 2,70,000 रुपये। पहले मैं आपको गलत करके बता रहा हूँ, तो 1.5 में से 90 गया लाइक 60 और 270 330, 3,30,000 में 3 का भाग लगाया तो ये हो गया 1,10,000 रुपया, और 1,10,000 का दुगना करने के लिए कहा गया है तो 2,20,000 आंसर हो गया। ऐसा मैं सोचूंगा और 2,20,000 लिख दूंगा और एग्जाम में मेरा आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि जिस प्रॉफिट को मैंने कंसीडर नहीं किया उसमें क्या हुआ था, क्योंकि वो पिछले साल का लाभ था, उसमें क्या हुआ था कि 1,20,000 रुपये लाभ दिखाया था और उन्होंने क्लोजिंग स्टॉक का कम वैल्यूएशन किया था। ठीक है, सुनना, तो क्या हुआ, उन्होंने क्लोजिंग स्टॉक को घटाया, मतलब अपने प्रॉफिट को घटाया। ये किसने किया, ये 2020 ने किया। इसका साइड इफेक्ट किस पे आता है, 2021 पे आता है, क्योंकि जिसने क्लोजिंग स्टॉक को घटाया उसका मतलब उसने ओपनिंग स्टॉक को भी घटाया। जिसने क्लोजिंग स्टॉक को घटाया उसका मतलब उसने ओपनिंग स्टॉक को भी घटाया, और ओपनिंग स्टॉक को घटाया मतलब उसने अपने प्रॉफिट को बढ़ाया। वापस, क्लोजिंग स्टॉक को घटाया मतलब प्रॉफिट को घटाया, और ओपनिंग स्टॉक को घटाया मतलब प्रॉफिट को बढ़ाया। मतलब ये जो प्रॉफिट हैं, ये वाले प्रॉफिट, ये आपके बढ़े हुए हैं, तो आपको 1.5 लाख नहीं लेना है, आपको 1.5 लाख की जगह इसमें से 1,20,000 लेना है। अब मैं 1,20,000 लेता हूँ, 120 में से 90 गया, 30 बचा, 30 में 270 जुड़ा तो 3 लाख हुआ। आपके सही जो प्रॉफिट हैं वो 3 लाख हैं, आपकी जो एवरेज प्रॉफिट है वो 1 लाख है, और 1 लाख को आप फिर 2 से मल्टीप्लाई करोगे, ये मैं थोड़ा यहाँ लिख देता हूँ, 3 लाख डिवाइड बाय 3, 1 लाख, 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 लाख। इस क्वेश्चन का सही आंसर सी है। तो थोड़ा सा ट्रिकी बट बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाया था बनाने वाले ने। इसके बाद है इनडायरेक्ट मटेरियल यूज्ड इन प्रोडक्शन इज क्लासिफाइड एज, ये तो बिल्कुल लड्डू क्वेश्चन था। हमें पता है कि इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन तीनों को हम फैक्ट्री ओवरहेड में कंसीडर करते हैं। कॉस्टिंग का क्वेश्चन था, क्या ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड मानते हैं, क्या ऐसे ऑफिस ओवरहेड मानते हैं, क्या ऐसे सेलिंग ओवरहेड मानते हैं, क्या ऐसे प्रोडक्शन ओवरहेड मानते हैं, तो हाँ फैक्ट्री ओवरहेड ऑल्सो नोन एज प्रोडक्शन ओवरहेड, तो इसका आंसर डी रहने वाला है। What will be the sales in rupees for desired profit if fixed cost is 30,000, desired profit is 15,000 and the PV ratio is 30%? तो बात यह है कि एक कंपनी 15,000 प्रॉफिट कमाना चाहती है, 30,000 उसकी फिक्स कॉस्ट है और उसका 30% प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो है। तो सिंपली आपको रिक्वायर्ड सेल्स का फॉर्मूला याद होना चाहिए। रिक्वायर्ड सेल का फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट प्लस डिज़ायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। तो जैसे आपकी बताया इन्होंने कि फ़िक्स कॉस्ट है 30,000 रुपये, इतना तो उनको चाहिए ही चाहिए, 15,000 इनको प्रॉफिट कमाना है, तो कुल इनका टारगेट है 45,000। 45,000 डिवाइडेड बाय 30%, तो इट्स सिंपली 1.5 लाख रुपया। एग्ज़ाम में रहें, आपको डर लगे तो आप इस आंसर को चेक करके आ सकते थे कि अगर 1.5 लाख की सेल होगी, 1.5 लाख की सेल होगी और 70% हमारी वेरिएबल कॉस्ट होगी, ठीक है, और 45,000 रुपये हमारे को बचेगा कंट्रीब्यूशन यानी 30% के हिसाब से, और उसमें से हम अपनी फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे विच इज़ 30,000, तो हम आराम से अपना प्रॉफिट 15,000 रुपये कमा पाएंगे। बिना फॉर्मूले, बिना स्टेबल के आप इसमें लगा के भी, जैसे आप 1 लाख रुपये लगा के देख लेते, फिर 1.5 लाख लगा के देख सकते, वो भी कर सकते थे। बस सबसे बढ़िया तो ये है कि आपको फॉर्मूला याद हो, क्योंकि आगे जाके आपको बच्चों को पढ़ाना भी है, तो फॉर्मूला तो आपको आना ही चाहिए।
अ लिस्ट ऑफ इंडस्ट्रीज आर गिवन बिलो। एक है टॉय मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, एक है ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री, वाटर सप्लाई सर्विस और रोड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज। इन्होंने पूछा है कि ऑपरेटिंग कॉस्टिंग कहाँ कहाँ होती है। तो ऑपरेटिंग कॉस्टिंग हम जानते हैं एक तरह से सर्विस कॉस्टिंग, जिसमें आप सोसाइटी को सर्व करते हो। सर्व करते हो से मतलब है सेवा देते हो, पैसे के बदले में सेवा देते हो। तो जो टॉय मैन्युफैक्चरिंग है उसमें तो आप कोई सर्विस नहीं देते। ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में डेफिनेटली आप सर्विस देते हो। वाटर सप्लाई में डेफिनेटली आप उनको सर्विस देते हो। तो रोड कंस्ट्रक्शन में आपकी लगती है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, और टॉय में या तो आपकी लगेगी बैच कॉस्टिंग अगर आप ग्रुप्स में बनाते हो तो, या आपकी यूनिट कॉस्टिंग लग जाएगी। पर क्वेश्चन ये था कि ऑपरेटिंग कॉस्टिंग कहाँ लगेगी। तो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री जहाँ अपन गुड्स कैरी करते हैं या पैसेंजर कैरी करते हैं, और जहाँ वाटर सप्लाई सर्विसेज है वहाँ के आपकी ऑपरेटिंग कॉस्टिंग लगेगी। तो किस किस में, बी और सी में। तो बी और सी में कुल मिला के इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसमें बी और सी दोनों ऑप्शन कवर होते हैं। वेल अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट इलस्ट्रेट द यूज ऑफ हेजिंग और मैचिंग अप्रोच ऑफ फाइनेंसिंग। वेल थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है, मैं ऑप्शंस पढ़ूँ उससे पहले आपको बता दूँ। बेसिकली ये वर्किंग कैपिटल वाले चैप्टर से निकल के आया क्वेश्चन। उसमें देखिए 3 तरह की अप्रोच होती है। एक होती है कंजर्वेटिव अप्रोच। कंजर्वेटिव अप्रोच क्या होता है कि अपन बहुत सारा पैसा उठा लो बाज़ार से, अपने पास पैसे की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, स्टॉक फुल भर लो, डेटर्स को खूब उधार दो, कैश भी अच्छा रखो, मतलब तब कभी भी अपने को कैश क्रंच फेस नहीं करना पड़े, अपनी जेब हमेशा भरी रहे। फिर भले बाजार से अपने को पैसा ज़्यादा उठाना पड़ता है तो भले पैसा ज़्यादा उठा लो, ब्याज देना पड़ता है भले ब्याज दे दो, पर अपने पास कैश की किल्लत नहीं होनी चाहिए। तो ये होती है कंजर्वेटिव अप्रोच, ठीक है। एक अप्रोच होती है आपकी एग्रेसिव अप्रोच। एग्रेसिव अप्रोच में आप क्या करते हो, आप अपने पास बहुत कम कैश रखोगे, बहुत कम डेटर्स को उधार दोगे, बहुत कम स्टॉक मेंटेन करोगे, इस तरह से, यानी आप कम पैसे से धंधा करोगे। कम पैसे से धंधा करोगे तो आपको कम ब्याज देना पड़ेगा, तो उसमें आपके प्रॉफिट्स बढ़ जाएंगे, डेफिनेटली आपके प्रॉफिट्स बढ़ जाएंगे। लेकिन आपके पास कैश की हो सकता है किल्लत हो जाए, कभी आपका रोटेशन प्रॉपर नहीं घूमेगा तो आपके पास कैश की दिक्कत हो जाएगी, नकदी की तरलता की दिक्कत हो जाएगी। फिर एक होता है इनका मध्यम मार्ग, जिसको अपन बोलते हैं मैचिंग अप्रोच या हेजिंग अप्रोच। उसमें आप क्या करते हो कि आपकी जितनी फिक्स्ड असेट्स हैं और जितनी आपकी परमानेंट डब्ल्यूसी है, परमानेंट वर्किंग कैपिटल है, उसको आप लॉन्ग टर्म सोर्सेज से जुटाते हो। क्योंकि देखो फिक्स्ड एसेट्स में पैसा आपका जाके डेड हो जाएगा, और परमानेंट वर्किंग कैपिटल यानी वो वर्किंग कैपिटल जो आपको लगातार चाहिए, तो ये दोनों पैसा चूंकि आपको लगातार चाहिए तो ये पैसा आप लॉन्ग टर्म सोर्सेज से जुटाते हो, और बाकी पैसा जो आपकी टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल है वो आप कहीं से टेम्परेरी सोर्सेज से जुटाते हो। तो मेन जो हैजिंग या मैचिंग अप्रोच है वो यही कहती है कि आपका जो फिक्स्ड एसेट्स है और करंट एसेट्स का जो परमानेंट करंट एसेट्स वाला पार्ट है वो हमें लॉन्ग टर्म सोर्सेज से अरेंज करना चाहिए। जब आप ये सारे ऑप्शन पढ़ेंगे तो आप ये पाएंगे कि इसमें सी सही है, जहां फर्म लॉन्ग टर्म फंड्स का इस्तेमाल करती है अपनी फिक्स्ड एसेट्स को और अपनी परमानेंट करंट एसेट्स को बैकअप करने के लिए या उनको अरेंज करने के लिए हम लॉन्ग टर्म सोर्सेज का प्रयोग करते हैं। तो सी इसका आंसर है, बाकी वाले ऑप्शन आप पढ़ लीजिएगा आराम से। वेल अगला क्वेश्चन है, मैच लिस्ट 1 विद द लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर बाय यूजिंग द कोड गिवन बिलो। इसमें टाइप ऑफ लीज दिए हैं, एक ऊपर दिया है ऑपरेटिंग लीज, फिर दिया है फाइनेंशियल लीज, सेल्स एंड लीज बैक और लिवरेज लीज, ये 4 तरह की लीज दी है। तो देखिए जो ऑपरेटिंग लिवरेज है, सामने ऑप्शन क्या क्या है, डायरेक्ट लीज, प्रोवाइड्स लिक्विडिटी एंड पॉसिबल टैक्स गेन, शॉर्ट टर्म, इंक्लूड या थर्ड पार्टी अ लेंडर। तो इसमें जो ऑपरेटिंग लीज होती है ना वो शॉर्ट टर्म के लिए होती है। ऑलवेज रिमेंबर, अगर मान लीजिए मुझे सारे नहीं भी आते और मान लीजिए मुझे यही पता है कि जो ऑपरेटिंग लीज होती है उसमें शॉर्ट टर्म के लिए असेट्स को लीज पे दिया जाता है और वापस फिर लेसर को वो संपत्ति लौटा देता है, तो आपका ए जाके 3 के साथ कनेक्ट हो गया, ठीक है। अच्छा, सेल एंड लीज बैक में क्या होता है, सपोज करो मेरे पास एक होटल है और होटल है कई साल से चल रही है बढ़िया, और लेकिन मुझे अब पैसे की ज़रूरत है, तो मैंने किसी आदमी को पकड़ा, मैंने कहा भाई देख ये होटल 1 करोड़ की है, मैं तुझे बेचूंगा लेकिन बाद में तू वापस मुझे लीज पे दे देना, क्योंकि होटल चलानी मुझे ही है, तो मतलब मेरी होटल है, मैं चाहता हूँ ये मेरे पास ही रहे, लेकिन ये भी कि मेरे को अभी पैसे की भी ज़रूरत है। तो उसका तरीका ये है कि आप सामने वाले को बेच दो, पर उसको ये कह के बेचो कि तेरे से वापस मैं ही लीज पे लूँगा, तो आपका पैसा भी आ जाएगा, बेचने पे थोड़ा कैपिटल गेन वगैरह होगा तो हो जाएगा।
लेकिन इसमें ये चीज़ होती है, तो सेल एंड लीज बैक क्यों होती है? इससे आपका लिक्विडिटी आ जाती है, जो आपका कैश की किल्लत थी वो दूर हो जाती है। तो जैसे सी जो है आपका, सी में क्या होता है कि आप उसको सेल कर देते हो, इससे आपका लिक्विडिटी आ जाती है और उसको वापस आप ले लेते हो। तो सी आपका सेकंड के साथ कनेक्ट हो गया। एक होती है लिवरेज लीज। लिवरेज लीज में क्या होता है कि सपोज करो कि मुझे है ना मान लीजिए कि मुझे एक एरोप्लेन खरीदना है, ठीक है, और एरोप्लेन खरीदना है और मुझे उसको लीज पे देना है, ठीक है, ताकि मेरे पास हमेशा उम्र भर इनकम आए। लेकिन मेरे पास पैसा इतना नहीं है, मान लीजिए वो 50 करोड़ का आता है, तो मेरे पास 60% ही अमाउंट है। तो 60% अमाउंट मैं लगाऊंगा, 40% मैं अमाउंट किसी बैंक वगैरह वाले से लूँगा और फिर इसे मैं लीज पे दे दूंगा। तो इसमें क्या हुआ, लेसी और लेसर के अलावा एक बंदा और है जो ब्याज के लालच में मुझे पैसा देगा। इससे ये होगा कि मेरा रिस्क थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि सारा पैसा मुझे नहीं लगाना पड़ेगा, ठीक है। इस लेसी को तो एरोप्लेन मिल ही रहा है, मुझे रेंटल इनकम मिल ही रही है, बैंक को इंटरेस्ट मिल रहा है, तो सब हैप्पी हैप्पी है। तो इसे लिवरेज लीज बोलते हैं, जिसमें एक थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व कर दिया जाता है। तो इसमें एक थर्ड पार्टी इंक्लूड होती है। तो आपका जो डी है वो फोर्थ के साथ जाके कनेक्ट हो गया। बाकी आपका एक रिमेनिंग इसमें से बी बच गया और इधर से आपका ऑप्शन 1 बच गया। तो फाइनेंशियल लीज जो होती है वो एक तरह से डायरेक्ट लीज होती है, उसमें असेट्स एंड ऑफ द डे वापस एक तरह से जो लेसर है वो रखता नहीं, वो लेसी को ही सेल आउट कर देता है। तो फाइनेंशियल लीज को आप एक तरह से डायरेक्ट लीज भी कह सकते हो। तो इसमें आप सारे ऑप्शन देख लीजिएगा। ऐसा ऑप्शन जिसमें A3 हो, A3 यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, इसके अलावा B1 हो, B1 यहाँ पे है, और C2 और D4 भी मैच हो रहा है, तो इसका आंसर डी रहेगा। तो आप ऑप्शन देख लीजिएगा, डी ऑप्शन इसका रहेगा। वेल, इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन आ रहा है, जिसमें कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर इन्वेंट्री मैनेजमेंट? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी EOQ हैज़ द मिनिमम टोटल कॉस्ट पर ऑर्डर। ये बात बिल्कुल सही है कि अगर आप EOQ को कैलकुलेट करके ऑर्डर देते हो तो आपका जो ऑर्डर का साइज होता है वो ऑप्टिमम होता है। उससे होता है कि आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट, इसका जो टोटल होता है वो टोटल मिनिमम होता है। अगर आप एक EOQ वाले तरीके से ऑर्डर नहीं दोगे, अंट बड़ा ऑर्डर दे दोगे या छोटा ऑर्डर दे दोगे, तो आपकी जो कॉस्ट आएगी वो ज़्यादा आएगी। तो EOQ पे कॉस्ट हमेशा मिनिमम आती है। तो ये बात बिल्कुल सही है और ये बात बिल्कुल ट्रू है। ABC एनालिसिस क्लासीफाइज द लीस्ट वैल्यू आइटम्स इन ए कैटेगरी, ये गलत लिखा है। एक्चुअली जो ABC एनालिसिस होता है, जिसको अपन बोलते हैं ऑलवेज बेटर कंट्रोल एनालिसिस, उसमें ए ग्रेड में उन वस्तुओं को रखा जाता है जो क्वांटिटी में कम हो और वैल्यू में ज़्यादा हो, है ना। ए क्वांटिटी ऐसी होती है, ए ग्रेड हम उनको देते हैं जिनकी क्वांटिटी कम हो और जिनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हो। तो इसमें जो लिखा हुआ है वो उल्टा लिखा हुआ है, तो ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है। और जिट, जस्ट इन टाइम सिस्टम में क्या होता है, हम फालतू इन्वेंट्री मेंटेन करते ही नहीं है। जिस सिस्टम इज़ अ डिमांड पुश सिस्टम, तो ये डिमांड पुश गलत लिखा हुआ है, इट्स अ डिमांड पुल सिस्टम। उसमें क्या होता है कि जैसे इन्होंने आगे आप स्लाइड में देखेंगे, मैंने टोयोटा कंपनी का एग्जांपल दिया है। तो टोयोटा कंपनी क्या होती है, स्टॉक रखती ही नहीं है। उनके पास जब ऑर्डर आता है तो फिर वो क्या करते हैं, अपने रिसोर्सेज को वहाँ लगा देते हैं। तो वहाँ पे डिमांड पुल पे काम किया जाता है और ज़ीरो स्टॉक अपनाया जाता है, जस्ट इन टाइम अप्रोच अपनाई जाती है। तो इसमें पुश वर्ड की वजह से गलत हो गया। तो खैर अपने को तो इसमें से ट्रू बताना था, ट्रू हमें एक मिल गया है, तो यस फर्स्ट इज ट्रू। चलिए, होप वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अभी और वीडियोज़ आएंगे, मैं सारे के सारे जो 300 क्वेश्चन थे वो 300 के 300 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। लगभग एक दिन छोड़ के एक दिन के गैप पे वीडियोज़ आएंगे, आप देखिए, तैयारी को और अच्छा कीजिए। हो चुकी है तैयारी तो मिलान कर लीजिए आपके कितने नंबर आ रहे हैं। कुछ कहना हो, बताना हो, कमेंट कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। कॉल मैं जनरली नहीं उठा पाता, तो आप व्हाट्सएप करेंगे तो मैं रिप्लाई कर दूंगा। चलिए बाय।